बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? नावल स्टार्ट करने लगे हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नावल ऑर्चिड को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ये वाला नावल को मिलता रहे साथ साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल। जो ही कमरे में कदम रखा, फ़ोन की बेल एकदम बजने लगी। इसने एक नज़र सेल फ़ोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफ़ेद रंग की गेंद को दीवार पर बड़ी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हॉकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फ़ोन की बेल तवादर से बजती जा रही थी। अब वो सोफ़े पर बैठकर जूते के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मतवजा नहीं हो सका था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज़ लंबे और 60 गज़ चौड़े हॉकी के इस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था, और आज की शिकस्त बुरी तरह से तिलमिला रही थी। थोड़ी देर इसने फ़ोन के बंद हो जाने का इंतज़ार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करंट खा के उठा। माय गॉड, अगर लाला का फ़ोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। फुर्ती से फ़ोन उठाकर इसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पिछले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते हुए भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मज़ीद सोचता रहा, शायद दूसरी तरफ मौजूद ढीठ इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर इसे गैरत भला कहाँ आ सकती थी। इसने दांत पीसते हुए कॉल रिसीव की। अब डार्लिंग कहाँ थे? इतना इंतज़ार करवाया। चहकती हुई इस आवाज़ में बला की ताज़गी थी। वो गहरी सांसें खर्च करते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस वक्त बहुत सैड हो रहे होगे, सो इसलिए कॉल कर ली। क्या रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया गया, गोया दोनों में बला की जहनी हमांगी और दोस्ती हो। हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तंज अच्छी तरह समझ रहा था। जस्ट शट अप। वो बुरी तरह तप गया। वो कुछ पल मज़ीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। इसके लहजे में बला की मजबूती थी। तभी वो शरारती अंदाज में चहकी, हौसले तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जमा होती है। वो चिढ़कर गोया। वो जानता था कि बात से बात निकालती जाएगी, वो इसके जवाबात ना चाहते हुए भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मार्का तुम्हारे लिए खासा तकलीफ दे रहा। ये शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूल कर भी फील्डिंग पोस्ट जहां गोल किया जाता है की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने यके बाद दिगरे कई गोल किए थे। माय गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हुआ। वेरी बैड, आज तो बहुत ख़राब खेले हो। इसके हमदर्दाना लहजे में छुपी शरारत को महसूस करके अबद का खून खोल उठा। क्यों फ़ोन किया? सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया। वो एक दफ़ा फिर इसे बुरी तरह तपा गई। देखिए मिस, अबद कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सूरत से टोक गई। मैं रिमशा इकराम हूँ। 1 साल हो चुका है, अब तक तो तुम्हें मेरा नाम हिफ्स हो जाना चाहिए। हिफ्स तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अबद ने भी तंजिया लहजे में इसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हिफ्स ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तिल मिलाती कहाँ थी, बल्कि तिल मिला के रख देती थी। बड़ी खुशफहमी है। वो उनके खून भर के रह गया। जो भी कह लो, इसे कौन सा परवाह थी। जस्ट शट अप। अबद फिर से सख्त अल्फाज कहते कहते रुक गया। ख़वातीन से नाज़ेबा गुफ्तगू करना इसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, मगर ये रिमशा इकराम इसे जिच करके रख देती थी। तुमने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई, इसने रूखे लहजे में पूछा। इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुमसे पूछ सकूँ हॉकी का खेल बरसगीर पाको हिंद में कब मुतारिफ हुआ। रिमशा ने खनकती आवाज़ में से चिढ़ाया। वैसे आज तुम बहुत ख़राब खेल रहे थे, 3 गोल मिस किए। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। वो इसकी दुखती रग पर हाथ रखे मुसलसल बोल रही थी। मैं तुम्हें लंच की ऑफ़र करना चाहती हो क्या? वो जानती थी अब ज़रूर अबद कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए इसकी बात सुने बगैर अपनी सुनाती रही। वो एक दफ़ा फिर लफ्ज़ तरतीब देने लगा जब रिमशा ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। आजकल क्लब क्यों नहीं आ रहे तुम? इसे मौजू बदलने में महारत हासिल थी। मेरी मर्ज़ी। अबद चिढ़कर रह गया। कल ज़रूर आना। रिमशा का अंदाज़ धौंस पड़ा था। क्यों, तुमने मेरा वलीमा अरेंज करवाया? वो गुस्से से फनकारा। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रिमशा ने गोया लुत्फ़ लिया था, खूब लुत्फ़ लिया। वैसे ऐसा हो भी सकता है, शर्त सिर्फ यह है कि तुम दुल्हा बनने की तैयार तो हो जाओ। हम सारा अरेंजमेंट कर लेंगे। 21 तोपों की सलामी भी तैयार रहेगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जिच हुआ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जितना अच्छा जहाज़ उड़ाते हो, इतने ही बुरे खिलाड़ी हो। वो हमेशा फ़ोन बंद करने से पहले ऐसी ज़रब लगा देती थी कि अबद कई घंटे तक सुलगता रहता था। इस वक्त भी वो गुस्से के आलम में बेड पर रखी हॉकी को हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया। हॉकी के पिछले चपटे सिरे को पकड़कर इसने पूरी कुव्वत से हवा में उछाला, और ये इसकी बदकिस्मती थी या फिर फ्लाइंग ऑफिसर सोब की बेचारे ने इसी पर दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर पाँव रखा था जब लहराती हुई हॉकी इसके ऐन कंधे पर लगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि सर या माथा महफूज रहा, वरना तो जिस कुव्वत के साथ इसने हॉकी को फेंका था, सोब का सर तो ज़रूर ही फट जाता। सर, मैं उधार मांगने तो नहीं आया, फिर ऐसा इस्तकबाल। इसने अपने कंधे को पकड़ कर दहाई दी। अब उसको बेतहाशा खिफत ने आन घेरा। सॉरी यार, मुझे बस पता नहीं चल सका। अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर? सोब भी खासा नाजुक मिजाज थे, न जाने एयरफोर्स इसने कैसे ज्वाइन कर ली थी। मुझे तो लगता है ज़रूर अंदरूनी तरफ से जिल्द फट गई होगी। अगर जिल्द के अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो
सदा का फहमी सोब इसे भी दहला रहा था। वो दराज में से आयोडेक्स निकाला और इसके कंधे पर लगा दिया। फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो सोब को जूस पीते और फ्रूट की टोकरी सामने रखे देखकर चीख उठा, तुम में ज़रा भी मैनर्स नहीं है, बगैर इजाज़त चीज़ों में घुसते हो। इजाज़त का क्या है, वो तो मैं अभी भी ले सकता हूँ। सोब ने फ़ौरन चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। वैसे आज इतने पुरतशद्दुद क्यों लग रहे हैं? खैर तो है। इसकी तमाम तर तवज्जो फ्रूट बास्केट की तरफ से। तुमसे मतलब? वो नागवारी से बोला। हमसे मतलब रख कर भला आपको क्या मिलेगा? सोब ने मानी तेजी से आंखें घुमाई। वैसे आजकल बड़ी कॉल्स आ रही हैं आपके नंबर पर, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ चौंक कर बोला, खबर तो रखनी पड़ती है। वैसे आज मैं सारा दिन आपके कमरे में सोता रहा और पूरा दिन आपका सेल बजता रहा। सोब ने इत्मीनान से बताया। कोई रॉन्ग कलर होगा। इसने खुद को लापरवाह जाहिर करना चाहा। वो लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था ताकि सोब की मानी खेज नज़रों से बच सके। रॉन्ग कलर भी खासा मुस्तकिल मिजाज लगता है। तुम ये 2 केले और लो और भागो यहाँ से, अबद भुना कर बोला। सोब इत्मीनान से छिलके इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल आया था। एक्चुअली मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं, मैं तो बस इजहार अफसोस करने आया था। जाते जाते इसे भी तो कमीनगी दिखानी थी। क्या मतलब? अबद का माथा ठनका। लगता है पूरे बेस में खबर नशर हो गई है। ये बात छुपा कर रखने वाली भी नहीं थी। दफ़ा हो यहाँ से। अबद का पारा चढ़ गया। वो हाकी उठाकर सोब के पीछे लपका, मगर वो इसे डॉज देकर भाग गया था। सोब के जाने के बाद वो सोफे पर ढह गया था। आज की शिकस्त ने सचमुच इसे बेहद बददिल कर दिया था। हॉकी खेलना इसका शौक ही नहीं, जुनून भी था। इसके इदारे की 2 टीमें थी जिनके आपस में मैचेस होते रहते थे। जाजिम इसका कॉलीग भी था और मुखालिफ टीम का कप्तान भी। रसालपुर अकेडमी में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ थे। एफएससी के ज़माने से दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। आज इसे जाजिम की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया था। ऊपर से रिमशा के रिमार्क्स ने इसका दिमाग बुरी तरह से खुला कर रख दिया था। अगले 4-5 दिन इसी खोलन का शिकार रहना था। इस बात से वो अच्छी तरह आगाह था। फिलहाल वो जाजिम की जीत को भुलाए रिमशा के मुतल्लिक सोचने लगा। आखिर ये है कौन? इसके इर्द गिर्द बड़ा सा सवालिया निशान चकरा रहा था। वो कॉलेज के ज़माने से बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। अगर अनास लाला इसे अकेडमी न भेजते तो शायद आज वो कौमी टीम का नुमाइंदगी कर रहा होता। इतनी सख्त मुलाजमत में भी वो अपने इस शौक़ को ख़त्म नहीं कर पाया था। इसकी वजह से हॉकी के कई शौकीन और जुनूनी लड़कों ने 2 टीमें बना रखी थी। फुर्सत के दिनों में वो मैच रख लिया करते थे। फ़ाइनल से पहले काफ़ी प्रैक्टिस भी की जाती थी, जिस दिन इनके सालाना या माहाना मैच शुरू होते थे। तकरीबन पूरे बेस के शायकीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो और जाजिम मेहनत के बाद मैदान में आए थे, मगर इस मैच में किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। अबद जरार का ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था, मगर अब इसके पास सिर्फ 3 मुरब्बे ज़मीन थी। अबद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी ममा तलीम याफ्ता खातून थी। इन्होंने अपने बेटों के मुस्तकबिल की खातिर ज़मीन बेचकर शहर में 2 मंजिला मकान ले लिया था और ख़ुद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। इनकी तमाम तर तवज्जो अपने बेटों की तरफ थी। बेगम अदीला जरार ने अपने बेटों की ज़िंदगी बनाने के लिए बेहद जद्दोजहद की। अपने बच्चों से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी तरह अनास और अबद भी माँ के हर फैसले और हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे। बेगम अदीला की एक बेवा बहन भी इनके घर में रहाइश पजीर थी। आशरा की 3 बेटियाँ थीं, मोनसा, मोना और मैना। इनकी रहाइश ऊपरी मंजिल पर थी। मोनसा मास्टर्स कर चुकी थी और अब एक अच्छी साख रखने वाले स्कूल में पढ़ाती थी। मोना ने BA कर लिया था। इन दिनों अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के खबत में मुब्तला थी। सबसे छोटी मैना थी, जो कि फ़र्स्ट ईयर की तालबा थी। मुख्तलिफ़ तलीमी अदारों में अबद को बेशुमार दोस्तों का साथ मिला, मगर जो दोस्ती अनास लाला और इसके दरमियान थी, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती थी। अबद भी गोया अनास की जान थी। अबद को मामूली सी तकलीफ़ क्या होती थी, इसका दिल पहले से इसे सिग्नल पहुंचा देता था। वो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था। एक मरतबा छोटे से एक्सीडेंट में अबद मामूली से ज़ख्मी हो गया था, मगर बरवक़्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तब अनास गोया पागल होने लगा था। वो डॉक्टरों से चीख चीख के कहता है कि मेरे जिस्म का सारा खून निकाल कर अबद को लगा दो, अगर इसे कुछ होगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। शायद इसलिए भी ये दोनों भाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए थे कि इनके वालिद का इंतकाल इनके बहुत बचपन में हो गया था। तब मामा ने अनास को एक बात को खोल कर पिला दी। अबद के तुम भाई नहीं, बाप भी हो। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अभी को तनहा मत छोड़ना। अभी मेरा दिल है। मामा गोया इससे वादा ले रही थी, और अभी मेरा भी दिल है। अनास के दिल ने भी माँ की बात पर मोहर लगा दी थी। बहुत बचपन से ही अभी को मोहब्बतें समेटने की आदत हो गई थी। मामा और अनास से लेकर खाला और मैना तक सभी इसे हथेली का छाला बनाए रखते थे। वो जब भी अकेडमी से घर वापस आता, गोया पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। सभी यूँ मुस्तैद हो जाते गोया किसी कमांडर की आमद की इत्तला मिल गई हो। मोनसा किचन में घुस जाती। मोना और मैना इसका कमरा साफ़ करने के लिए भाग उठती थी। खाला इसके कपड़े इस्त्री करती और अनास इसकी छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखता। अनास ज़ाती क्लिनिक बहुत कामयाबी से चला रहा था। अनास ने MBBS लाहौर से किया था। इसके अलावा डिप्लोमेट इन डर्माटोलॉजी में आला तलीम इंग्लैंड से, और फिर 4 साल पहले कॉस्मेटिक सर्जरी में भी अमेरिका से आला तलीम हासिल की थी। बेहद काबिल और लाइक फाइक सर्जन था। अपनी फील्ड में खासी शोहरत रखता था, मगर मामा के 1000 मरतबा कहने के बावजूद अभी तक तनहा था। न जाने की शादी के नाम से ही बिदकता था। हालांकि चूड़ियाँ
भाभी को घर में लाने के लिए अबद भी खासा बेकरार था, मगर अनास की ना अभी तक हाँ में नहीं बदली थी। पिछले 2 दिन से वो छुट्टी के मज़े लूट रहा था, मगर फ़िलहाल ताज़ा ताज़ा शिकस्त का गम अभी ताज़ा था। सो वो अभी तक किसी का सामना करने से गुरेज़ा था। वो इस वक्त भी अपने कमरे में मौजूद था और प्रोफेसर गफूर अहमद की फिर माशाल्लाह आ गया पढ़ने में बुरी तरह से महफ था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कैडेट हारून अंदर दाखिल हुआ। वो लॉबी में मौजूद फ़ोन बूथ का ऑपरेटर भी था। अबद का ध्यान फ़ौरन अपने घर की तरफ चला गया। सर, आपकी कॉल आ रही है। कहाँ से? वो खामोश पड़े सेल की तरफ देख कर बोला। आपके भाई हैं और कह रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करें, इन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। हारून पैगाम पहुंचाकर बाहर की तरफ चला गया। अबद ने फ़ौरन किताब बंद करके सेल फ़ोन ऑन कर लिया। अभी वो अनास का नंबर मिलाने ही लगा था कि स्क्रीन पर लाला कॉलिंग जगमगाता नजर आया। अनास ने छूटते ही सेल फ़ोन की खामोशी के मुतालिक जानना चाहा। बैटरी लो हो चुकी थी और चार्जर सोप के कब्जे में था। इसे फ़िलहाल यही बहाना सूझा। कोई और बहाना सोचते, मेरी अभी सोप से बात हुई है। वो कह रहा था मैच हारने का सोग मना रहे हो। अनास ने अगरचे इसका झूठ ठीक पकड़ा था, ताहम सोग मनाने वाली बात ने इसे बेहद मुश्किल कर दिया। इसका जी चाहा कॉल मनकता करके सोप को 2 झापड़ लगा कर आए, मगर अपनी अमन पसंद फितरत के बाइस तलब अमल का मुजाहिरा करता रहा। इधर अनास इसे समझाया जा रहा था, मेरी जान, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? हार जीत तो ज़िंदगी का लाजमी चूस है। तुम तो सिर्फ एक खेल में हारे हो। भला इन लोगों को देखो जो दिल हार कर सब्र से बैठे हैं, पूरी की पूरी मदार उठाकर फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते। लाला, ऐसी बात नहीं है। अबद ने कुछ झुंझलाकर वजाहत करना चाहिए। ये सोप तो मेरा असली दुश्मन है। अगर आपके दोस्त का भाई ना होता तो सच मेरे हाथों अब तक शहीद हो चुका होता। मुझे ना कभी हार का इतना गम हुआ है, ना जीत की ढेरों खुशी। बस फ़ोन ऐसे ही बंद कर रखा था। तो मेरे चांद, ऐसे फ़ोन ना बंद किया करो ना। जिनकी धड़कनें तुम्हारे दिल के तारों से जुड़ी हैं, इन्हें क्यों कर परेशान करते हो? रात से ममा और मोनसा वगैरह सख्त परेशान है। तुम मोनसा और मोना के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। नास ने बहुत मोहब्बत से इसकी गलती की निशानदही की थी। अबद खासा शर्मिंदा हो गया। सॉरी लाला, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसने नदामत से कहा और फिर कपड़े उठाकर स्टैंड की तरफ आ गया। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? अनास यकीनन इसकी खटपट से अंदाज़ा लगा चुका था कि साहब बहादुर कुछ काम वगैरह में मसरूफ़ है। अपने कपड़े इस्त्री करने की कोशिश। सच लाला, जब से घर से बाहर निकलना पड़ा है ना, सारे जनानियों वाले काम सीख लिए। कभी कभी तो बड़ा ही रोना आता है। पिछली मरतबा सोप ने मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं दिए थे तो वो खुद ही धोने पड़े। हर शर्ट को धोते वक्त मोनसा और खाला की बड़ी शिद्दत से याद आई। 8-8 आंसू बहाते हुए एक एक मोसा धोया था। अनास को हंसी आ गई। चलो, इसी बहाने तुम्हें ख़वातीन की कदर तो आई। जनाब, हम तो दिल से कदर करते हैं, बस आप ही ख़वातीन की कदर नहीं पहचानते। वो गया मज़े से बोला, अगर आप शादी कर चुके होते तो मैं 3-4 प्यारे प्यारे बच्चों का चाचू होता। तो फिर तैयारी पकड़ो ना, मैं तुम्हें चाचू बनाने के लिए तैयार हूँ। अनास ने गोया खुशगवार धमाका किया। बद की सारी बाजारी पल भर में उड़नछू हो गई। लाला, आप सच कह रहे हैं? वो बेहद हैरान हुआ। 100% सच। अनास इसकी खुशी पर खुद भी मसरूर हो गया। कौन है वो खुशनसीब? डॉक्टर हुरिया, मेरी क्लास फेलो थी और बाद में हम दोनों ने तकरीबन साल भर तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी था। फिर हुरिया इंग्लैंड और मैं अमेरिका चला गया। इस पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ थी, सो इसीलिए इसने मुझे कभी कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी। अब जबकि वो अपने मिसाइल से आज़ाद हो गया और मैं भी अपना क्लिनिक स्टैब्लिश कर चुका हूँ, तो फिर सोचा क्यों ना ममा और मामा के लाडले को खुश कर दिया जाए। अनास, लाला ने पहले अटियाँ सटियाँ लाइया हुई सी, तो घर लैन करे जी मैं ब्याह ही नहीं करना आना। ये जो ऐसे कहते ना मैं ब्याह नहीं कराना है, बड़े कुन्ने मीसने होते हैं। ये मुझे लगता है इन्होंने पहले ही रखी होती हैं अपनी। अनास के लहजे से खुशी और शादमानी के फवारे फूट पड़े। यानी बंदूक मेरे और ममा के कंधे पर रखकर चलाना है? अब्बद ने शरारती अंदाज में कहा। ठीक है जी, हमें फिर भी मंजूर है, आप माने तो सही। घर कब आओगे? अनास सब कुछ संजीदगी से पूछ रहा था। इस वीकेंड पर कोशिश करूंगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। कोशिश नहीं करना, ज़रूर आना है। मोनसा के ससुराली भी डेट फिक्स करना चाह रहे हैं और फिर ममा कह रही है कि तुम आओगे तो हुरिया के घर चलेंगे। बड़ी बेचैनी हो रही है। अबद को इसे छेड़ने का मौका मिल गया था। मज़ीद आधा घंटा लाला से बात करने के बाद वो बड़े ही खुशगवार मूड में सोने के लिए बेड पर लेट गया। जहन से रिमशा की फ़ोन कॉल और जासिम की तरफ से मिलने वाली शिकस्त खुद ब खुद निकल गई थी। वीकेंड पर जब वो घर आया तो हमेशा की तरह इसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। दोनों पोर्शंस में गोया रौनक उतर आई थी। खाला, मोना, मैना और मोनसा नीचे आ गई थी। वैसे भी इनका किचन एक ही था, एक ही जगह खाना तैयार किया जाता था, सो खाने के औकात में बड़ी रौनक नज़र आती थी। आजकल घर के 2 बड़ों की शादियों की तकरीबात के मंसूबे बनाए जा रहे थे। मोनसा की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। इन लोगों को बस सादगी से निकाह करना था, क्योंकि मोनसा को बैरून मुल्क अपने शौहर के साथ चले जाना था। घर आने के बाद इसने मज़ीद 3 छुट्टियाँ ले ली थी। मोनसा की रुखसती से अगले दिन वो हुरिया को भी रस्मन अंगूठी पहना आए थे। मामा को होने वाली बहू बहुत पसंद आई थी और अबद भी लाला की चॉइस को सराहे बगैर नहीं रह सका। हुरिया वाकई तारीफ़ के लायक थी। वो अला इखलाक की मालिक थी। खाला और मम्मा इतनी अच्छी बहू ढूंढने पर अनास की मशकूर, जिन्होंने इन्हें लड़की ढूंढने की जहमत से बचा लिया था। खाला तो मुसलसल अबद को छेड़े जा रही थी। अब अनास की तरह तुम भी हमारे जूतियों को घिसने से बचा लेना। क्यों नहीं खाला, आपका हुक्म सर आंखों पर। अबद ने फर्माबरदारी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। भाई, लड़की खुद पसंद कर लीजिएगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि हुरिया भाभी से कम नहीं होनी चाहिए। मोना ने गोया वार्निंग दी थी। अबद ने मस्कीन सी सूरत बना ली। अब मैं लाला जैसा डैशिंग तो नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे घास डाले।
जी नहीं, हमारे तो दोनों भाई बहुत खूबसूरत हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। मैंने इसके कंधे से झूलती लाड से बोली। ये सच था कि खाला की तीनों बेटियों को वो भाइयों जैसा मान देते थे और वो भी सगी बहनों से बढ़कर इनका ख्याल रखती थी। इन दोनों की मौजूदगी में खाला को कभी औलाद ने रीना की कमी महसूस नहीं हुई थी। अनास की शादी किधर है जी, तारीख तय करने के बाद वो फ़ौरन अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इन दिनों इन्हें खसूसी तरबियत दी जा रही थी, लिहाजा ये दिन खासे मसरूफ़ थे। 7-8 घंटे मुसलसल फ़िज़ा में रहना होता था। फ़्लाइंग के दौरान वो बेहद मशहूर हो जाता था। कुछ घंटों के लिए इसे दुनिया का हर रिश्ता और हर ख्वाब भूल जाता। एयरफोर्स ज्वाइन करना सिर्फ अबद का ख्वाब नहीं था, बल्कि इसके अब्बू और लाला की ख्वाहिश भी थी। इसने इन दोनों की ख्वाहिश और अपने इश्क को पाया तक मील तक पहुंचाना था। फ़िज़ाओं का सीना चीरने के बाद अपना मतलूबा हदफ हासिल करके जूँ ही इसने ज़मीन की पथरीली सतह पर जहाज़ के कदम जमाए, दिलो रूह और जिस्म में दौड़ते लहू की गर्दिश पल भर के लिए थम कर रह गई। अपने कमरे में आने के बाद वो फ़ौरन ठंडे ठाठ पानी से शावर लेकर बेड पर लेट गया। अगरचे उसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी, ताहम परवास के बाद आराम करना बेहद ज़रूरी था। जिस्म का पूरा निज़ाम में इन्हज़ाम उलट पलट होकर रह जाता था। अक्सर तो वो जी भी मतलाने लगता था। ऐसी सूरत हाल का सामना अबद को कम ही करना पड़ता था, ताहम सोब तो लाजमी फ़्लाइंग के बाद एक चक्कर डॉक्टर की तरफ लगाता था। वो नाजुक मिजाजी में कभी कभी लड़कियों को भी मात दे देता था। प्रवास के दौरान मोबाइल बंद करके वो कमरे में ही रख जाता था। अभी इसने लेटे लेटे ही तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल कर ऑन किया। इसकी घंटी बज उठी। वो स्क्रीन पर नज़र आते नंबर से निगाह चुराकर मैसेजेस पढ़ने लगा। लाला, मोना और मैना के अलावा सोब के 2-3 मैसेजेस थे। इसके अलावा जाजिम की तरफ से भी मैसेज मौसूल हुआ था। अब्बू चांद अभी से ईद का चांद बनकर नखरे दिखाने लगे हो। शहजादे, अभी तो रमज़ान में 2-3 माह बाकी हैं। ईद तो रमज़ान के भी बाद आएगी और तुम अपनी इंपॉर्टेंस जता रहे हो। ये फिर शिकस्त के बाद हमारा सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो बला का कमीना था, सो अपनी कमीनगी तो इसे दिखाना ही थी। अभी वो जाजिम के बारे में सोच रहा था जब एक दफ़ा फिर मोबाइल बजने लगा। अब के अबद ने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था जब तक इसकी कॉल अटेंड न की जाती वो मुसलसल फ़ोन करती रहेगी। जहाज़ में उड़ाते हो गोया फ़िज़ाओं को तस्खीर करके ही दम लोगे। जहाज़ यूँ उड़ाते हो गोया फ़िज़ाओं को तस्खीर करके ही दम लोगे। इसके मोबाइल को कान से लगाने की देर थी। रिमशा फ़ौरन शुरू होगी। आसमान का सफ़र इसीलिए तो करते हैं। अगरचे वो इसकी आवाज़ सुनकर खासा बेमज़ा हुआ था, ताहम इसके तंज़ का जवाब तंज़ से देना भी ज़रूरी था। घर गए थे क्या? अब वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा जा रहा था। वो चुप ही रहा। मोनसा की शादी हो गई, ये तो एक अच्छी बात है। अलबत्ता एक नई खबर भी सुनी है। रिमशा इसकी खामोशी के जवाब में मुसलसल बोले जा रही थी। वो जो लब भैंचे इसकी बकवास सुन रहा था एकदम चौंका। कौन सी खबर? अब न जाने मोहतरमा को कौन सा इंकशाफ करना था। अनास की बात तय होगी। इसका लहजा खासा कटीला था। तुम्हें कैसे पता चला? अब बेहद हैरान था। ये मत पूछा करो, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर ही होती है। क्यों सिर्फ मुझ पर क्यों? वो कदरे रुखे अंदाज में बोला। क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। हाजिर जवाब तो वो भला की थी। इस बात के जवाब में वो भला क्या कहता? हालांकि ना तो वो इसके अंग्रेज़ी लबो लहजे से मरूब होता था और ना ही अबद को इससे रब्त बढ़ाने का कोई शौक़ था। इसके हल्का पैप में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इतनी बोल्ड और मुस्तकिल मिजाज भी हो। वो पूरे 1 साल से इस पर नज़र रखे हुए थे। अगरचे इसने अबद से बात करते हुए कभी नाजेबा कलमात नहीं कहे थे और ना ही बदतमीज़ी की थी, मगर अबद को इसकी रॉन्ग कॉलर से शदीद चिढ़ हो गई थी। इसने हर तरह का सुराग लगाकर देख लिया, मगर अभी तक वो इस लड़की तक नहीं पहुंच पाया था। न जाने वो कौन थी और इससे क्या चाहती थी। ताहम इतना तो वो पुरयकीन था कि लड़की ना तो इसके ख़ानदान से है और ना ही इसके इर्द गिर्द रहने वालों में से। वो इसके लिए कतन अनजान थी। वो दौरान तलीम कॉलेज और अकेडमी में भी खासा खुश्क मिजाज मशहूर था। ख़वातीन से गैर ज़रूरी बात करना इसे पसंद नहीं था और ना ही वो जल्द बेतकल्लुफ़ होने वालों में से था। सो इसके हल्का बाप में लड़कियां ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद वो अजनबी नंबर पर किसी से भी बात करते हुए खासा मोहतात हो जाता था कि शायद फ़ोन के दूसरी तरफ कोई इसके जानने वालों में से ना निकला। यही वजह थी कि वो रिमशा से बात करते हुए भी एहतियात बरतता था। अच्छा, तो जनाब के लाला जान मोहतरमा डॉक्टर हुरिया के इंतज़ार में उम्र बिता रहे थे। रिमशा का अंदाज़ नाकाबिल फ़हम किस्म का था। बज़ाहिर वो बड़ी खुशी खिलाकी बरत रही थी, ताहम लहजा खासा सुलगता हुआ था। अबद एक दफ़ा फिर से फिटका। तुम्हें किसने बताया? जो हमारी नज़र में और दिल में रहते हैं, इनके बारे में हर खबर रखना पड़ती है। याद रहे, हमारी नज़र में सिर्फ तुम हो। इसका अंदाज़ साफ जताने वाला था। डॉक्टर हुरिया के बारे में तुम कैसे जानती हो? मैं तो अनास, जरार, मोनसा, मोना और मैना के बारे में भी जानती हूँ। तुम अपनी मामा, खाला और लाला के बेइंतहा लाडले हो, बल्कि लाला की जान तुम में ही है। मैं तो ये तक जानती हूँ, और भी जो पूछना चाहते हो पूछ लो। वो खासी फ़राख दिली से कह रही थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, अबद चिढ़कर बोला। तो अब तक क्या कर रहे थे? वो इसे और भी चिढ़ाने लगी। बकवास कर रहा था। बहुत अच्छी बकवास करते हो। धीमे से लहजे में बला की खनक थी। मैं जानता हूँ। और क्या जानते हो? वो बात से बात निकाली थी, इसलिए अबद एकदम चुप हो गया। मुझे फ़ोन क्यों करती हो? बहुत देर बाद इसने तहम्मुल से पूछा। अच्छे लगते हो। अच्छा लगने से क्या होता है? मोहब्बत, वो बरजस्ता बोली। और मोहब्बत क्या होती है? जब कोई दिल से बहुत करीब महसूस होने लगता है। देखिए मिस, मुझे ये दिल और मोहब्बत की किसी अट्रैक्ट नहीं करते। दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है। सो इसे यही काम करने दीजिए। फजूल काम इसके ज़िम्मे मत लगाइए, अपना नुकसान कर बैठेंगी। वो रूखे से लहजे में बोलता चला गया। हमारा इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। वो गोया खिलखिला उठी। अबद इसकी हंसी की जलतरंग सुनकर चुप हो गया।
हाँ वैसे लड़सोड़े की तरह चिपकी जा रही, मुंडा मुँह नहीं ला रहा तो दफा हो जा। बहुत ढीठ हो तुम, अबद भुनाया। वो तो मैं हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जिच हो गया। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी चाहत में मुब्तला हो जाओ। ये मुमकिन नहीं, वो सफाई से बोला। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बड़ी खुशफहमी है। नहीं खुशफहमी क्यों, वक्त साबित कर देगा। तुम मेरी मोहब्बत को एक दिन तस्लीम कर लोगे। अब इजाज़त दोगी क्या? इसने बड़ी नरमी से इजाज़त चाही। अगर फ़ोन ऐसे ही मुनक़ता कर देता तो वो दोबारा कॉल कर देती, और अगर फ़ोन ऑफ़ कर देता फिर तो और भी क़यामत आ जानी थी। वो लॉबी में रखे फ़ोन पर इसकी जान खाती रहती। अगर वो फ़ोन सुनने न चाहता तो भी सबकी नज़रों में आ जाता। नहीं, तुरंत जवाब आया। क्यों? वो फिर से ज़बत किए पूछ रहा था। मेरी मर्ज़ी, मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ। अबद ने गोया दांत पीसे। अबद, इसकी आवाज़ में बाज़ तहकम था। तुम मुझसे बात करोगे? नहीं करूँगा। अबद ने सुलगते हुए फ़ोन ऑफ़ कर दिया। इसकी कनपट्टियाँ तक सुलग रही थी और वो खुद से अहद कर रहा था कि आज के बाद रिमशा इकराम से कभी बात नहीं करेगा। मगर इसके ये अहद खुद ब खुद बोदे साबित होने लगे जब वो एक दफ़ा फिर से तिलमिलाते हुए इसकी फ़ोन कॉल ना सिर्फ अटेंड कर लेता था बल्कि इसे मजबूरन बात भी करना पड़ती थी। वरना ऑपरेटर हारून थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके रूम में झांक कर इतला देते थे, सर आपका फ़ोन है। और इसी बात से बचने के लिए वो मोबाइल का नंबर बदलने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वो जो इसके घर की छोटी से छोटी बात भी जानती थी, नया नंबर ढूंढना इसके लिए कुछ मुश्किल अमर न था। आज फिर इनका मैच था। इस दिन अबद की टीम बहुत मेहनत के बाद मैदान में उतरी थी। आज भी शायकीन ने पोस्टर्स थाम रखे थे और मुसलसल हुटिंग की जा रही थी। चंद मनचले फ़िज़ाइया के साइन बोर्ड पकड़े चीख रहे थे। कुछ शौक मज़ार लड़कियां भी बराबर नाराबाजी कर रही थी। रमज़ान से पहले ये इनका आखिरी मैच था, इसी लिहाज से ये मैच अबद और जाजिम के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। जब वो अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहा था, इसी पल एक कैडेट ने इसके कान में आकर सरगोशी की। सर, कोई रिमशा इकराम है, पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़ी हैं। इन्होंने ये मोबाइल फ़ोन दिया, कह रही है कि अभी आप इनसे बात करें। क्या? अबद के गोया हर तरफ आग लग गई। वो एकदम लब भेजकर गोया धाड़ा और नन्ना सा स्टाइलिश मोबाइल इसने दीवार से दे मारा। तभी सोब इसके करीब चला है। मुंह ठीक करके ग्राउंड में जाइएगा, वरना नतीजा पिछले मैच जैसा ही होगा। तुम्हारी कसर बाकी रह गई थी, तुम भी आकर जिल जला लो मेरा। अबद गुस्से में सीढ़ियाँ उतर गई। इसकी पूरी टीम पहले से ही मैदान में मौजूद थी, अगर जब वो सख्त बेजार और बददिल हो चुका था। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो सिर्फ 30 मिनट के दौरान इसने 3 गोल कर लिए थे, जबकि जाजिम सिर्फ एक दफ़ा गेंद को फिलिंग पोस्ट की तरफ ले जा पाया था। मगर एक खिलाड़ी ने फुर्ती से इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मैच में जाजिम ने बुरी तरह से नाकामी का मुंह देखा था। लड़कों ने इस जीत की खुशी में हंगामा मचा दिया। आज का मैच इस लिहाज से भी खुसूसियत का हामिल था कि इस मैच को देखने इसके सीनियर कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर अजफर और विंग कमांडर आदिल के साथ साथ एयर कमांडो नजम भी शरीक हुए थे। वो अपने वाह अबद साहब जीत गए। वो अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त को ख़त लिख रहा था। अली से इसकी बहुत पुरानी जान पहचान थी। इन दिनों अली सऊदीया में मुकीम था। इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। वो दोनों एक दूसरे को लंबे लंबे ख़त लिखने के मर्ज़ में मुब्तला थे। ख़ुसूसन अली तो बहुत ही तफसील के साथ 8-10 सफ़ात का ख़त लिखता था, हत्ता कि अपना खाया पिया तक बताता था। वो इसके ख़त के एक एक चीज़ को बहुत गौर से पढ़ता था। ख़त के इख्तिताम पर ये 4 लफ्ज़ तो ज़रूर होते थे। तुम्हारे लिए बतौर तोहफ़ा अपने पड़ोसी फ़लाँ बिन फ़लाँ की एक मुर्गी चुरा कर ले आऊँगा। पूरा साल इसका गोश्त खाना, फिर भी 4-5 बोटियाँ बच जाएंगी। वो अली को ख़त के जवाब में लिख रहा था। मेरे प्यारे और बेहद मोटे अली, इन दिनों तुम्हारी याद बेहद बेकरार किए रखती है। हर मोटे ऑफिसर को देखकर तुम याद आ जाते हो। मेरा तो ख्याल था सऊदी जाकर तुम कुछ पिघल जाओगे, यानी तुम्हारे वजूद की कुछ चर्बी कम हो जाएगी, मगर मेरी ये ख्याम ख्याली ही रही। ज़ाहिर है पड़ोसियों की मुर्गी वजह नज़र है, और मुझे लगता है कि बेचारी मुर्गियाँ तुम्हारे अताब से बच भी नहीं पाती होंगी। तुम्हारी जंगजू तबीयत के भला क्या कहने, वहाँ भी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आए। ये हाथापाई, ये मार कुटाई पंजाबी फिल्में ज़्यादा मत देखा करो, किसी दिन बैशी डोगर के रूप में सामने आ जाओगे। और हाँ, तुम्हें खाला और मामा बहुत याद करती हैं। हमारे लिए चोरी शुदा मुर्गियाँ लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी फार्मी कुकड़ियों का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर कुछ लाना चाहते हो तो खाला के लिए अकीक और असली ज़ाफ़रान लाना, मामा के लिए वेलवेट की जायनमाज़ और मोना मैना के लिए तस्वीर और खजूरें, अनास लाला के लिए असली खजूरी टोपी, सोप के लिए पूरे 1000 शुमारे वाली लंबी सी तस्वीर, जबकि मेरे लिए इन चीज़ों में से तो कुछ भी नहीं लेके आना। सो एक जापानी म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर ले आना, और जो तुमने पियानो लाने का वादा कर रखा था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया। बस फरमाइशों की लिस्ट बनवा लेते हो, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज तक तुमने एक भी फरमाइश पूरी नहीं की। वो बड़े खुशगवार मूड में ख़त लिखने में मगन था। अली बहुत अरसे तक इसका पड़ोसी भी रहा था। इसके वालिदैन हयात नहीं थे और कोई बहन भाई भी नहीं था। वो अपनी नानी के साथ रहता था। नानी का इंतकाल हो गया तो वो अपने मामू के पास सऊदीया चला गया। मामू बे औलाद थे, सो ये इनके साथ रहने लगा। अबद के पास इस वक्त अली के कोई 150 के करीब ख़त महफूज थे। जब कभी वो ज़रा बोरियत महसूस करने लगता, अली के खतूत का ख़जाना निकाल कर बैठ जाता और फिर मुस्कुराहट इसके होठों से चिपक कर रह जाती। मगर इस मोबाइल फ़ोन को गोया अबद के होठों की मुस्कान से बैर हो चला था। तभी तो पुरसकून माहौल में ऐसा बेहंगम इर्तियाश पैदा हुआ कि अबद की सारी तवज्जो और महवियत एक छनाके से टूट गई। इसने कलम हाथ में पकड़े पकड़े मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट, अबद जरार से बात करवा दें।
वही खनकती आवाज़ और शगुफ्ता लहजा। अबद ने गहरी सांस भरी और धीमी आवाज़ में बोला, फरमाइए। हमने क्या फरमाना है, फरमाते तो आप हैं। ऐसा तलख मजाज, अल्लाह की पनाह। इसने गोया मोबाइल छोड़कर कानों को हाथ लगाए थे। वो खामोशी से सुनता रहा। मेरे गिफ्ट का भला तुमने क्या हशर किया था? नन्हा सा मोबाइल अपनी नाकदरी पर रोता रहा। खैर यहाँ तो इंसानों की कदर नहीं, चीज़ों का भला क्या रोना। वो खामखा दुखी होने की कोशिश कर रही थी। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे थे? अब बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा जा रहा। तुमसे मतलब? वो कागज़ और कलम एक तरफ रख के कारपेट पर लेट गया। मुझे ही तो मतलब है, वैसे तुम ना भी बताओ मैं फिर भी जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। इसका अंदाज मानी खेस था। अच्छा तो फिर बता दे मैं क्या कर रहा था। अबद ने चुपते लहजे में पूछा। अली को खत लिख रहे थे ना? इसने वसूख से कहा। वो चौंक गया। वो इसी तरह से चौंकाए रखती थी, ना चाहते हुए भी वो सोचने पर मजबूर हो जाता कि वो है कौन। कम अज़ कम इसके करीब कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इसके रोज़मर्रा मामूलात तक से बाखबर रहती। तो फिर ये रिमशा इकराम कौन थी? तुम जानती हो अली कौन है? इसने बहुत मोहताद अंदाज में पूछा। हाँ, इधर से फ़ौरन जवाब आया। तो फिर बताओ, तुम्हारा दोस्त है? वो सोचते हुए बोली। हालांकि वो ये बात जानती थी, मगर अंदाज यूँ था कि गोया सोच विचार के बाद तुक्का मारा। हाँ, अबद बड़बड़ाया। इसके अलावा पता है अली कौन है? अब फिर से वो तजस्सुस की मार मार रही थी। कौन है? तुम्हारी खाला का होने वाला दामाद। तुम कैसे जानती हो? अबद गोया शिश्तर रह गया। वो कोई आम रॉन्ग कॉलर तो नहीं लगती थी। आज से पहले तक वो इससे बस आम से अंदाज में बात करता था, इसीलिए तो अबद ने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मगर इस वक्त वो हैरान रह गए। ये बात आजकल अम्मी और खाला के दरमियान डिस्कस हो रही थी। अली के मामू ने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में मोना के लिए पसंदीदगी जाहिर की थी, मगर ये इंतहाई घरेलू बात भला इस अजनबी लड़की को कैसे पता चली थी? इसका दिमाग चकरा कर रह गया वो, और इसके पूरे वजूद में अजीब सी बेचैनी भर गई थी। अब रिमशा इकराम के बारे में जानना नागज़ीर हो गया था। ये मत पूछा करो मैं कैसे जानती हूँ और तुम्हारे बारे में क्या क्या जानती हूँ, वो जता जता कर बोली। वैसे तुम्हारा दोस्त अली मोना को खासा पसंद करता है, इसी की ख्वाहिश पर रिश्ते की बात चलाई गई है। तुम कौन हो? बहुत संभल कर अबद ने संजीदगी से पूछा था। तुम्हारी आशिक। मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? इसने ज़रा तेज़ लहजे में अपना सवाल फिर दोहराया। रिमशा इकराम, तुम्हारी राहों में खड़ी मुंतज़िर मोहब्बत, तुम्हारी नज़र इल्तफ़ात की बूंद बूंद को तरसने वाली खुश्क ज़मीन। तुम मुझे अफसानवी बातों में उलझा नहीं सकती। अबद को गुस्सा आ गया। तुम्हें अपनी बातों में नहीं, मोहब्बत में उलझाना चाहती हूँ, मगर तुम हो के दामन बचाकर निकल जाते हो। इसका लहजा खासा बोझल और धीमा हो गया था। ये बेफ़ायदा बातें मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तुम मान लोगे एक दिन, ये मुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। खुश फहमी है तुम्हारी, वो सुलग कर बोला। नहीं, खुद पर एतमाद है, और इस मोहब्बत पर एतमाद है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान सफ़ बांधे खड़ी है। इसकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर इसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अबद खून के घूंट भर कर रह गया। इसने दिल में पुख्ता अहद कर लिया कि आइंदा की कोई कॉल अटेंड नहीं करेगा। न जाने कौन लड़की थी, किस मकसद के तहत इसे तंग कर रही थी, न जाने इसका क्या मंसूबा था। वो जिस हसास अदारे से मुंसलिक था, ये लड़की इसके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती थी। इसे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। अबद हर दफ़ा यही तो हिया करता कि हुण नहीं फ़ोन चुकना, फिर फ़ोन चुक लेंदा। इन्हें इदा उदा मुहब्बत भी करन लग पई पैनी ना ना करके। वो नहीं था गाना, क्या यार, बड़ा फ़नी सा गाना था, क्या था भला? हाँ, नाना करके प्यार, हाय मैं कर गई, तूने किया इकरार, हाय मैं मर गया, कुछ ऐसा तो गाना सी। अब दो हिसाब होया पिया। रिमशा ने बहुत दिनों से कॉल नहीं की थी, और जो इसका सुराग लगाने के मतलब सोच रहा था एकदम पुरसकून हो गया। वैसे भी इन दिनों फ़िज़ाई मशक़ें वक्फे वक्फे से जारी थी। दिन बेहद मसरूफ़ियत में गुजर रहा था। अनास लाला ने सुबह ही इसे खुशखबरी सुनाई थी कि खाला ने मोना के लिए अली का रिश्ता कबूल कर लिया। अली और मोना की पसंदीदगी की भनक खाला के कानों में भी पड़ चुकी थी, मगर मसला ये था कि खाला दूसरी बेटी को बैरून मुल्क नहीं भेजना चाहती थी। पहले मोनसा चली गई थी और अब मोना की बारी थी। खाला शायद इसी मोहब्बत में अली के रिश्ते को इनकार भी कर देती, मगर मोना की आंखों में उतरे रंगों ने इन्हें ये रिश्ता कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते को वो घर आया था और हमेशा की तरह शानदार इस्तकबाल किया गया था। मोना की शादी इस बार अली के आमद के बाद होना करार पाई। इन दिनों अबद को अली के ख़त का इंतज़ार था। वो जानता था अली जब तक अपनी मोहब्बत की दास्तान बयान ना कर दे से चैन नहीं आएगा। मोना इसके लिए शरबत बनाकर लाई तो अबद ने ठंडी आहें भरना शुरू कर दी। खाला, आंगन की सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कौन इतने प्यार से शरबत बना कर पिलाएगा? तुम क्यों खाते गम क्यों खाते हैं भाई? हम आपकी खिदमत करने के लिए मुस्तकिल खादमाएँ ले आएंगे। मैंने अपने अकल के मुताबिक चह कर जवाब दिया। क्या मतलब खादमा? यानी लाला और अभी की दो बीवियाँ? मोना चीखी। जी नहीं, अब इतनी खादमा भी दस्तयाब नहीं है। मैंने ने सरनफी में हिलाया। सिर्फ एक मिलेगी, यानी एक और एक दो। अभी ने फ़ौरन बात उचक ली। एक मामा की पसंद की और एक हम दोनों भाइयों की पसंद की। पता है क्या करेंगे? वो पूरा जग खाली करके मैदान में उतर आया। भला क्या? मोना और मैंने इश्तियाक से पूछा। हम दोनों अपनी एक बीवी मामा और खाला के पास इनकी खिदमत के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि तुम लोगों को तो चले ही जाना है। फिर हमारी अम्माओं का कौन ख्याल रखेगा? मैंने सोचा है कि तुम अपनी एक बीवी को इधर छोड़ जाओगे अम्माओं की खिदमत के लिए, और दूसरी को अपनी खिदमत के लिए साथ ले जाओगे। बहुत चालाक हो तुम अभी, यानी एक तीर से इतने शिकार। खाला खुश, मम्मा खुश, खातून अव्वल भी खुश, मगर खातून दोम जो ना खुश होगी, इसका क्या करोगे? मोना ने इसके कंधे पर धूप लगाई थी।
बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। अभी अपने रंग में वापस आ रहा था। ये जो तुम्हारी मेरी ऊंची नाक के नीचे लव स्टोरी चलती आ रही है ना, इस लव स्टोरी चलाने वाले का अंजाम मेरे हाथों अच्छा नहीं होगा। इतने तवील तरीन मोहब्बतनामे लिखता रहा है, मगर मजाल है जो इस मोटे ने इस राज को उगलाओ। अली इतना भी मोटा नहीं है, बस थोड़ा सेहतमंद है, मोना ने मरी मरी आवाज़ में कहा। थोड़ा सेहतमंद कहा? अबद चीखा। पूरा ड्रम है। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मोना रोहानसी होगी। मैं अम्मी और खाला को बताती हूँ। क्या बताओगी? अबद मज़े से बोला। अली से कहीं डाइटिंग कर ले। वो मुसलसल से छेड़ा था। अल्लाह करे तुम्हारी बीवी इतनी मोटी हो जितना ढोल होता है, इतनी चालाक हो कि तुम्हें तिगनी का नाच नचा दे। मोना जिद छोड़कर बददुआओं पर उतरा। ए लड़की, मेरे सोने जैसे बेटे की बददुआएं तो ना दो। अगर ऐसी सिफात की कोई लड़की आ गई ना, तो सबसे पहले हम दो बुढ़ियों को कान से पकड़ कर चलता करेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? खाला कफकीर समेत किचन में से बरामद हुई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मोना भी दहल गई। मोटी अकल जो है अली की जैसी। इसने फिर से छेड़ा। अभी के बच्चे, मोना नाराज़ी से चीखी थी और फिर धुप धुप करती किचन में चली गई। कुछ देर बाद अजाले के तौर पर वो इन दोनों को शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रहा था। मार्ट में घूमते हुए इसका सेल्फ मैना ने ले लिया। वो अपनी किसी फ्रेंड से मैसेजेस पर बात करने लगी, जबकि अबद और मोना घूम फिर कर शॉपिंग कर रहे थे। अबद की चॉइस बहुत आला थी। मैना और मोना के अलावा इसने हुरिया के लिए भी एक बहुत नफीस सूट लिया। मैना की शॉपिंग मुकम्मल होगी तो हाथ में कौन पकड़े गाड़ी में जाकर बैठ गई। इसने कौन ख़त्म कर ली तो सेलफोन में मखसूस बेल बजने लगी। अनजान नंबर था, सो इसने कॉल अटेंड नहीं की, मगर फ़ोन इस तसलसल से बजने लगा कि मैना ने सोचा शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। जो ही उसने येस का बटन दबाया, दूसरी तरफ से बेहद रसीली आवाज़ सुनाई दी। अभी इतने दिन लगा दिए कि वापस नहीं आना? जी आप कौन? अबद के सेल पर सिनफे नाजुक की कॉल और फिर बेतकल्लुफ़ाना अंदाज। मैना के कान फ़ौरन खड़े हो गए। तुम कौन हो? दूसरी तरफ की आवाज़ कदरे मोहतात होगी। मैं मैना हूँ, अबद भाई की बहन। आप कौन है? मैना ने जल्दी से तारुफ की रस्म निभाई। मुझे रिमशा कहते हैं। अबद कहाँ है? वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। कोई मैसेज है तो दे दे। मैना ने घबरा कर कहा। एक तो ये खौफ भी था कि अबद कॉल अटेंड करने पर नाराज़ ना हो। मैसेज? वो कुछ देर सोच में पड़ गई। एक्चुअली बात यह कि तुम अपने अनास लाला से मेरी बात करवा दो। अभी तो मुमकिन नहीं, इनसे रात 10 बजे के बाद बात हो सकती है। मैना ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। आप अबद भाई की फ्रेंड हैं? मैंने ज़्यादा देर अपने तजस्सुस पर काबू नहीं पा सकी। तुम्हारे अबद भाई मुझसे प्यार करते हैं, ये बात तुमसे कहने वाली नहीं, मगर इसलिए बताया ताकि तुम अपनी खाला और अम्मी को बता दो। वो बहुत तोल तोल कर बोल रही थी। अच्छा, तो क्या आप हमारी होने वाली भाभी हैं? मैंने की चहकती आवाज़ को ब्रेक तब लगे जब अबद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और साथ ही इसके हाथ बढ़ाकर मैना के कान से लगा सेल झपट लिया। भाई? मैना कुछ सहम सी गई। अबद के तासुरात ही ऐसे थे। फ़ोन कान से लगाए वो फनकारा। आइंदा इस नंबर पर कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जितनी नरमी इसके साथ बरत सकता था बरत चुका था, मगर ये ढीठ तो इसे घर वालों के सामने भी जलील करने पर तुल गई थी। अबद मारे इश्तियाल के कुछ देर बोल ही ना पाया। काफ़ी देर बाद वो मैना से मुखातिब हुआ। इस लड़की ने जो बकवास की, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई, मैना ने ज़ोर से सर हिला दिया। रिमशा इकराम इसके लिए सचमुच में दर्द सर बन चुकी थी। इन दिनों फिर से फ़्लाइंग की मसरूफियातें इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। पूरे 1.5 माह तक वो घर जा ही नहीं सका था और ना ही घर वालों से तफसीलन बात हो सकी थी। रिमशा का भी कोई फ़ोन नहीं आया था। फिर लाला की शादी के हंगामे जाग उठे और इसके दिमाग से रिमशा बिल्कुल ही निकल गई। हुरिया भाभी की आमद और मोना की रुखसती 2 शादियों की तकरीबात थी। सोबत को सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। एक तरफ अजीज़ुज्जान दोस्त था तो दूसरी तरफ भाई। लाला की शादी बेहद यादगार रही। मोना और अली वलीमा के कुछ दिन बाद सऊदीया चले गए और हुरिया भाभी मुस्तकिल इनके घर में रौनक बनकर उतर आई। शादी के 3 माह बाद अनास लाला इससे मिलने के लिए चले आया। अबद खुश भी हुआ, हैरान भी। भाभी ने कैसे आने दिया? वो इन्हें छेड़ा था, मगर लाला काफ़ी संजीदा थे, चनाचे अबद को भी संजीदा होना पड़ा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। वो बेहद उलझे उलझे दिखाई दे रहे थे। जी लाला, तुम रिमशा इकराम को जानते हो? वो आप तक भी पहुँच गई? अबद का लहजा चुपता हुआ था। वो नहीं पहुँची, इसका बाप आया था मेरे पास। अनास लाला का अंदाज़ कुछ सोचता हुआ और खोया खोया सा था। क्या मतलब? अबद चौंक गया। जानते हो इसका बाप कौन है? लाला ने संजीदा नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, वो इससे नावाकिफ़ था। इसका बाप इस शहर का नामवर बिजनेसमैन है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं इसकी। रिमशा इसके 3 बेटों के बाद पैदा होने वाली बेटी है। और जैसी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, ठीक वैसी मोहब्बत वो अपनी बेटी से करता है। और जानते हो बाप कब और क्यों बेबस होता है? इनकी आवाज़ और लहजा दोनों ही धीमे थे। ज़ाहिर है, मैं कैसे जान सकता हूँ? अबद चिढ़ कर बोला। वो इनकी तमहीद का मतन नहीं कुछ जान रहा था। अभी तुम और रिमशा एक दूसरे को पसंद करते थे तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम एक तरीके के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर जाते। वो संजीदगी से कह रहे थे। क्या मतलब? मैं रिमशा को नहीं जानता। वो मेरे लिए सिर्फ एक रॉन्ग कॉलर है और 1 साल से वो लाला से ये सब कुछ कहना चाहता था, मगर न जाने क्यों नहीं कह पाया। शायद एक लड़की के लिए ऐसे कलमात अदा करना इसे जैसे मुहज़्ज़ब बंदे के इख्तियार में नहीं था। अभी मैंने और मम्मा ने बाहमी सलाह मशवरे के बाद वाजिद इकराम को फ़िलहाल टाला है। इन्होंने गोया इसके छक्के छुड़ा दिए। मगर लाला, वो सख्त मुस्तरब हो गया। कोई अगर मगर नहीं। अब एक बाप की बेबसी को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो एक हमदर्दाना दिल रखता है। वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर थे, तभी हमारे घर हाथ बांधे चले आए। इन्हें यकीनन रिमशा ने मजबूर किया होगा और तुम भी तो यही चाहते हो। वाजिद साहब बता रहे थे कि 1 डेढ़ साल से तुम्हारा और रिमशा का राब्ता है।
बहरहाल अच्छी तरह से सोच लो, मैं और मम्मा तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहते हैं और वाजिद साहब कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की इन्होंने कोशिश भी की तो रिमशा खुद को ख़त्म कर लेगी। इन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी अजीज़ है और हमें तुम्हारी खुशी। लाला तो अपना नुक्ता नज़र वाज़ह करके चले गए थे, ताहम वो सोचों के भंवर में डूबता उभरता रहा। इसके तो वहम गुमान में भी ना था कि एक रॉन्ग कॉलर इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। न जाने कि पहली मरतबा इसके दिल में रिमशा के लिए खुद ब खुद नरम जज्बात उभर आए। और वो इस वक्त हैरान रह गया जब रिमशा की फ़ोन कॉल का इसे इंतज़ार रहने लगा। लाशऊरी तौर पर वो धीरे धीरे इसके दिलो दिमाग पर काबिज़ होने लगी थी। अभी तक इसने रिमशा को देखा नहीं था, मगर वो इसे सोचने लगा था। वो इसके ख्वाबों और ख्यालों में बसने लगी थी। कुड़ी दा जादू चल पिया मुंडे ते। धीरे धीरे ही सही अबद को इसकी मधुर आवाज़ सुनने की आदत सी हो गई थी और एक दिन ममा और हुरिया भाभी रिमशा को अंगूठी पहनाकर सादगी से रस्म भी कर आई थी। मंगनी के बाद रिमशा पहली बार खुद इससे मिलने के लिए आई और फिर अबद न जाने कि उसे मुलाकात के बहाने ढूंढने लगा। शायद वो रिमशा की शिद्दतों के सामने सर तस्लीमें खम कर चुका था, या फिर रिमशा ने अपने बाप को इसके घर भेजकर अजीब सी नदामत में मुब्तला कर दिया था। वो एक बेटी के बाप को झुकाना नहीं चाहता था। अगर वाजिद इकराम बेबस होकर अपने कंधे झुका चुके थे तो फिर इसकी शराफत ने गवारा नहीं किया कि वो एक बेटी के बाप को जलील करता या फिर रिमशा को अपने घर वालों की नज़रों में हल्का कर देता। लेकिन रिमशा के करतूत तो वैसे इदा दी सी। रिमशा ने अपने बाप ने जलील आप कराया, ना कि अबद दा कोई कसूर से। इसने अनास लाला के सामने इतराफ़ कर लिया, लाला हमारी फ़ोन पर ही दोस्ती हुई थी और मैं रिमशा से मोहब्बत करने लगा। मैं समझा आप कभी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे रिमशा के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सो मजबूरन इसे अपने बाप को इधर भेजना पड़ा। इट्स ओके मेरी जान, मोहब्बत करना जुर्म नहीं, मगर मोहब्बत सलीके से करना चाहिए। तुम अगर मुझे बता देते तो वाजिद साहब को खुद आने की ज़रूरत ही न पड़ती। लाला ने मोहब्बत से इसका शाना थपक कर कहा था। फिर रिमशा और इसकी मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चल पड़ा। हालांकि शादी से पहले का मेल मिलाप इसे पसंद नहीं था, मगर रिमशा में न जाने कैसी मकनातीसी कशिश थी। वो इसकी मोहब्बत में दिन ब दिन और आगे बढ़ता जा रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, तलीम याफ्ता थी, हर लिहाज से मुकम्मल थी और सबसे बड़ी बात अबद जरार की मोहब्बत में मुब्तला थी। और ये मोहब्बत के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होती कि इसे बदले में नफ़रत या बेअतनाई मिले। तुमने मुझे कहाँ देखा था रिमशा? वो अक्सर इसे यही सवाल करता, जिसका जवाब वो काफ़ी शायराना अंदाज में देती। मेरी और तुम्हारी रूह दुनिया में आने से पहले मुलाकात कर चुकी है अबद। फिर भी रिमशा बताओ ना। इसका इसरार अब हमेशा कायम रहता है। शॉपिंग मॉल में देखा था, इसने सच बता दिया। और फिर नंबर कैसे लिया? बस ले लिया, खालिस जज्बे खालिस थे। वो हंसती। मैं एक गरीब सा सिपाही हूँ, तुम्हारी नज़र मुझ पर तक कैसे पहुँची? अभी ये दिल के मामले होते हैं, तुम्हारी समझ से बालत है। और तुम्हारा दिल मुझ पे आकर ठहर गया? वो हैरान होकर पूछता। हाँ, मैं तुम्हारे सारे मैच देखने के लिए आती थी। मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि तुम बहुत अच्छे और मासूम हो। सच्ची अभी तुम्हारी आंखें इतनी मासूम साफ और शफाफ है, यूँ लगता है गोया कोई नौमौलूद दुनिया को हैरानी से देख रहा है। इसकी अपनी आंखों इस लम्हे से तारों की तरह चमकने लगती थी। तौबा, इतनी भी मुबालगा राय ना किया करो। वो हंस पड़ता। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना? अब वो न जाने कौन सी यकीन दहानी चाह रहा था। रिमशा का सर खुद ब खुद अस्पात में हिल गया। एक बात तो बताओ अभी, कुछ सोचकर वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। पूछो। तुम मेरी तरफ कैसे मुल्तफित हो गए? पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी, मगर तुम तवज्जो ही नहीं देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुतासिर किया था रिमशा। इस दुनिया में खालिस मोहब्बत अपना पैद होती जा रही है। कौन किसी से मोहब्बत करता है, वो भी बगैर किसी गर्ज के। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में खलूस देखा और मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे अचानक के लम्हों में मोहब्बत नहीं होगी। पूरे 1 साल से कहीं मेरे अंदर भी ये जज्बा खुद ब खुद पनपने लगा था। खुद सोचो, अगर मेरे दिल में ये नरम सा बीज ना होता तो मैं तुम्हारी कॉल्स क्यों कर अटेंड करता। मैंने तुमसे बहुत सोच विचार करके मोहब्बत नहीं की। बस वो लम्हे भी कुछ ऐसे थे जब तुम्हारा नाम मेरे दिल की खाली मसनद पर खुद ब खुद सच गया। शायद इसी वक्त जब लाला ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा हमारे घर आए, मुझे लगा अगर हमने इनके शिकस्ता कंधों पर कुछ और बोझ ला दिया तो वो जी नहीं पाएंगे। शायद एक बाप की बेबसी का जज्बा भारी था, या फिर तुम्हारी खालिस मोहब्बत का। बस अबद जरार तो बन गए तुम्हारी मोहब्बत में गोडे बिन देखे तुम्हारी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब गया। वो सहरंगेज़ आवाज़ में कह रहा था और रिमशा का दिल लम्हा भर के लिए डूब कर उभरा। तुम हमेशा मेरी रहोगी ना? वो ज़मीन की मोहब्बत की सरज़मीन पर कदम रखने के बाद पहला वादा ले रहा था। हाँ, वो मुस्कुराई नहीं थी, मगर इसने मुस्कुराने की कोशिश ज़रूर की थी, मगर इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हो गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई वजह दी वजह तो अबदे पीछे पई है। वाजिद इकराम एक बिजनेसमैन थे, दौलत इनके घर की बांधी थी। 3 बेटों के बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी की नेमत से नवाजा। रिमशा शुरू से काफ़ी नखरीली और ज़िद्दी बची थी। कुछ लाड प्यार ने इसे बला का नाजुक मिजाज बना दिया। घर के हर फर्द से लेकर नौकरों तक सब पर हुक्म चलाती थी। मजाल थी किसी की कोई इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर जाता। नौकर चाकर 24 घंटे इर्द गिर्द फिरते थे। वो मगरूर तनक मिजाज होती चली गई। एक ख़राबी इसमें यह भी थी कि वो बेहद मुंतकम मिजाज थी। जब तक बदला न ले लेती इसे चैन नहीं पड़ता था। अगर कोई इसे झिड़क देता, डांट देता या फिर दिल दुखा देता, वो रिमशा ही क्या जो किसी को माफ़ कर दे। बदला लेकर ही इसके सीने में ठंडक पड़ती थी। अपनी तौहीन और बेइज्जती तो किसी भी सूरत से गवारा नहीं होती थी।
इसकी आदतों की बदौलत मम्मी को हर वक्त खदशात लाहिक रहते कि न जाने के लिए खर्चा कर इसका क्या बनेगा। बेगम वाजिद बिला की नरम मजाज खतून थी। इसी तरह वाजिद साहब भी बेहद शरीफ आदमी थे। अपनी सोसाइटी के लोगों से बेहद मुख्तलिफ तीनों बेटे भी ज़हीन और फर्माबरदार थे। अलबत्ता बेटी की वजह से वो हर मरतबा दिल महसूस कर रह जाते। काफ़ी अर्से तक तो रिमशा शादी के नाम से भागती रही। फिर अचानक इसने एक PAF के ऑफिसर का नाम लिया। वाजिद साहब जो इसकी शादी के सख्त बेचैन थे, फ़ौरन ही रजामंद हो गए। छानबीन से पता चला कि लड़का ना सिर्फ तलीम याफ्ता मुहज़्ज़िब और खूबसूरत है, बल्कि बहुत अच्छा शरीफाना पस मंज़र भी रखता है। फिर पता चला कि लड़का रिमशा को पसंद नहीं करता, मगर रिमशा हर सूरत से शादी करना चाहती थी। तब बेटी की वजह से मजबूर होकर वो दोनों मियाँ बीवी अबद के घर चले गए थे। अब जबकि बात तय हो चुकी थी तो लाडली बेटी को घर बार वाली देखना इनकी अवलीन ख्वाहिश थी। इस दिन भी इसे नाश्ते की मेज़ पर ना देखकर बेगम वाजिद इसके बेडरूम में चली गई। रशी, मेरी जान, उठ गई हो तो सबके साथ नाश्ता कर लो। आपको पता है कि मैं तन्हा नाश्ता करती हूँ, फिर भी मुझे बुलाने चली गई। वो लाड से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, तो कभी हमारे साथ भी दे दिया करो, लंच भी अपने रूम में, या कभी फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट भी अकेले करना। डिनर के वक्त भी मर्जी से ही डाइनिंग रूम में आती हो। बेटा, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम भी हमारे साथ बैठा करो, गपशप किया करो। भाभियाँ हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, कभी इन्हें भी टाइम दे लिया करो। सब तुम्हारा पूछते हैं। वो नरमी से इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरती रही। मगर मुझे इन सब की कंपनी बोर करती है, इसने काफ़ी नखुद से कहा। तो फिर किसकी कंपनी पसंद है? इसका लहजा हवस नरम था। किसी की भी नहीं, इसने बुरा सा मुंह बनाया। अबद की भी नहीं, वो इसे छेड़ रही थी। रिमशा चौंकी। अबद कहाँ से बीच में आ गया? अबद ही तो बीच में है। इन्होंने नरमी से इसकी पेशानी को चूमा। वो तो है। कहानियाँ क्या ख्याल है? अबद को लंच पर बुलाएं? बहुत दिन हो गए इसने इधर का चक्कर नहीं लगाया। बेगम वाजिद ने कुछ सोचते हुए कहा, इसकी फ्लाइंग चल रही है, इन दिनों लंच पर तो नहीं आ सकेगा। रिमशा ने सोचते हुए जवाब दिया, मशक़ें तो सारा साल चलती हैं, अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। लंच ना सही, डिनर सही, मैं खुद इसे फ़ोन करती हूँ, फिर मना नहीं कर सकेगा। रिमशा के हवाले से अबद इन्हें बेइंतहा अजीज़ हो गया था। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो शाने उचकाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो मम्मी को अभी तक वहीं बैठा देखकर हैरान रह गई। अबद से बात होगी, रात को वो आएगा। इन्होंने मुस्कुराते हुए बेटी को इत्तला दी। मगर रिमशा के तासुरात पहले जैसे थे, बिल्कुल सपाट। कभी कभी तो इन्हें बेटी के अंदाज़े गैर फितरी लगते थे। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, या फिर ख़ुद को मुख्तलिफ ज़ाहिर करती थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो हमेशा बेटी से दोस्ताना अंदाज में बात करती थी। रोज़ तो मुलाकात होती है, रिमशा लापरवाही से बोली। बेटा, रोज़ रोज़ मिलना कुछ अच्छा नहीं होता। शादी के बाद साथ ही तो रहना है तमाम उम्र। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को जानने के लिए पड़ी होती है। वो बेइरादा से टोकी। मुझे कोई शौक़ नहीं रोज़ रोज़ की मुलाकातों का। अबद खुद अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकाल कर आता है। वैसे भी इन दिनों हॉकी से दूर रहे सो वो कभी कभी फ्री होता है। इसने नाक चढ़ाकर वजाहत की। तुम कभी इसकी मम्मा से बात कर लिया करो, हमेशा वही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन करती हैं। जाते जाते इन्हें कुछ याद आया तो वो पलट आई। जितनी बात करना थी कर ली है, मुझसे नहीं होती खुशामदे। रिमशा ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। खुशामद क्यों? ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो फिर से समझाने लगी। ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। अब वो अपने लंबे रेशमी बालों में ब्रश कर रही थी। और ना ही मेरे पास लोगों से बात करने के लिए फ़ालतू वक्त है। वो कोई और नहीं, अबद की माँ है, इस लिहाज से तुम्हारी भी माँ हुई। इन्होंने नाराज़गी से जताया। आज तुम अदीला से ज़रूर बात कर लेना, अबद भी खुश होगा। मैंने किसी को खुश रखने का ठेका नहीं ले रखा। वो चेहरे और हाथों पर लोशन का मजाज करने लगी। ऋषि, वो महज़ से घूर कर आएगी। बेटा, अपने मजाज को बदलो मेरी जान। एक नए घर और नए माहौल में जाना है तुम्हें। इनका अंदाज़ ना सिहाना था। जब जाऊँगी तो देखा जाएगा। इसकी बेनियाजियाँ अरूज पर थी। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो, इसकी खातिर खुद को बदल लेते हैं। बदल लूँगी अंदाज सरासर टालने वाला था। वो किलस कर उठ गई। रिमशा ने उठकर लिबास तब्दील किया। आधे घंटे बाद जब नीचे आई तो सब मर्द हजरात ऑफिस जा चुके थे। इसने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, फिर पापा के ऑफिस चली आई। वो मीटिंग में थे जबकि रिमशा को कुछ चलती थी। 20 मिनट बाद वाजिद साहब मीटिंग हॉल से बाहर निकले। रिमशा इनके इंतजार में बेजार सी बैठी थी। इन्हें देखकर ठिठकी। इतना वेट करवाते हैं? कैसे याद आई हमारी? वो कोट उतार कर अपनी कुर्सी पर बैठ रहे थे। पापा सवेरे सवेरे तंज। वो लाड से इनके कंधे से आ लगी। वाजिद साहब ने सामने खुली फाइल को एक तरफ रखकर बेटी की तरफ प्यार से देखा। कुछ पैसे चाहिए थे तो तो अपने मतलब के लिए आई हो। वो वॉलेट से निकाल कर पैसे चेक करने लगे। कितने चाहिए? ओनली 50,000। रिमशा बेनियाजी से बोली। ये ओनली है? उन्होंने कुछ नोट गिनकर इसकी तरफ बढ़ाए। ये थोड़े हैं पापा। रिमशा ठिठकी। इतने में गुजारा करो, अबद की सैलरी इतनी भी नहीं है। थोड़े में गुजारा करने की आदत डालो। इनका अंदाज ना सिहाना था। तो अबद भी बिज़नेस कर लेगा। वैसे भी मुझे इसकी जॉब इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसने ना खुद से कहा। जितने रुपए वो महीने में कमाता है इतने में एक दिन में खर्च कर देती हूँ। अबद तुम्हारी अपनी चॉइस है। वो जो है जैसा तुम्हें इसी हालत में इसे कबूल करना है। वो तुम्हारी खातिर खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हें अपनी सोच, ख्यालात और रहन सहन बदलना होगा। खुद में तब्दीली लाओ बेटा। पापा हर जगह मुझे नसीहत करने बैठ जाते। तंग आ गई मैं इन तकरीरों से। वो बेजारी से बोली। बेटा, ये तुम्हारे फ़ायदे की बातें, इन्हें जस्ट एडवाइस मत लिया करो। जो इस घर का माहौल है वो इस घर का नहीं है। बाद में तुम्हारे लिए मसाइल खड़े होंगे। बेहतर है अभी से अपनी शख्सियत की कमी पेशी को दूर कर लो। अगरचे अबद बहुत समझदार और तावन करने वाला लड़का है, मगर मुझे तुम्हारी नादानी से बहुत खौफ आता है। आप पैसे नहीं देना चाहते ना दे। वो पैसे गुस्से में वहीं छोड़कर धप धप करती चली गई। और इकराम साहब वाजिद इकराम इसे पुकारते रह गए। तो बड़ी कोई चवल बंदी है। इन्हें कोई ना कोई इंतकाम दी खातिर अबद दे नाल ना इन्हें जड़ी सैटिंग की है।
तो ऐसा था, पल में तोला पल में माशा। कभी धूप बन जाती, कभी छाँव, कभी बादल की तरह गरजने लगती और कभी बारिश बनकर बरसने लगती। मजाज की सी गर्मी की वजह से अबद से भी 2-3 मरतबा मामूली झड़प कर चुकी थी, जो कि बात मामूली नौयत की थी, इसलिए अबद इसे मना भी लेता था। सो मज़ीद बात बढ़ते बढ़ते रह जाती, मगर इस दिन इनका संजीदा नौयत का झगड़ा हो गया था। इसने बात ही कुछ ऐसी की थी कि अबद को गुस्सा आ गया। इस दिन अबद इसके फ़ोन करने पर आया था, अगरचे वो काफ़ी मसरूफ़ था, मगर रिमशा की ज़िद के सामने अक्सर हथियार फेंक देता था। सो जब वो ना करने के बावजूद भी आ गया तो रिमशा गोया फ़तह के एहसास से सरशार हो गई। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। वो हल्का सा मुस्कुराई थी, अजीब सा मगरूराना अंदाज़ था, गोया वो जानती थी कि अबद कभी इनकार कर ही नहीं पाएगा। आना तो मुझे था ही, आपके हुस्न में कशिश ही ऐसी है। कशिश ही बहुत है, वो सादगी से बोला। एक बात तो बताओ, मुलाजमा जूस लेकर आई तो इसे लंच की हिदायत देने के बाद रिमशा ने सोचते हुए कहा, पूछो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो इस सवाल पर कुछ चौंका। जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा। मैं खुद अपने जज्बात को समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बहुत अचानक या बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी, ताहम मैं खुद को बेबस पाने लगा था। अबद ने अपनी दिली कैफियत का बेझिझक इकरार कर दिया। रिमशा सर से पैर तक मसरूर हो गई। तुम मेरी खातिर कोई ऐसा काम कर सकते हो जो तुम नहीं करना चाहते, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर दे। इसका अंदाज़ बहुत अजीब सा था और लहजा और तासुरात अजीब तर। क्या मतलब? वो उलझ गया। अगर मैं कहूँ तुम जॉब छोड़कर बिजनेस कर लो तो? रिमशा गोया तोल तोल कर बोल रही थी। अबद के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मैं अपने कैरियर की शुरुआत में जॉब छोड़ दूँ? मगर क्यों? हालांकि जबकि मैं अपनी जॉब से मुतमिन हूँ। मगर मैं तुम्हारी इस जॉब से मुतमिन नहीं हूँ। क्या तुम मेरी ज़रूरियात पूरी कर सकोगे? रिमशा का अंदाज़ चुभता हुआ था। जो कुछ मेरे बस में हुआ ज़रूर करूँगा, ताहम अगर तुम अपने बाप की दौलत के साथ मेरा मुवाजना करोगी तो फिर माजरत है। मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक मामूली से सिपाही हूँ, किसी लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं। मुझे अपनी जॉब पर और अपने नस्ब पर फ़ख्र है। अबद ने दो टोक लहजे में गोया अपनी बात वाज़ेह कर दी। अगर तुम्हें एक चांस दिया जाए फिर भी नहीं? वो लाइम जूस को घूंट घूंट हलक से मैं उतार रही थी। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें पार्टनरशिप की ऑफ़र हो तो। वो एक और ग्लास जूस से लबालब भर रही थी। इसके लिए सरमाए की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। अबद ने जूस का ग्लास मेज़ पर रख दिया। तुम्हारे लाला ने इतना बड़ा बेहद स्टाइलिश सा क्लिनिक सेट किया, इनके पास इतना सरमाया कहाँ से आया? हमारी कुछ आबाई ज़मीनें थी जो मामा ने बेच दी, कुछ पैसों से घर बना लिया और कुछ बैंक में महफूज थे जो काम आ गए। अबद ने तहम्मुल से बताया। रिमशा जानती थी कि अबद को इसकी बातें नागवार गुजरी है, मगर वो फिर भी बाज नहीं आ रही थी। अगर पापा तुम्हें अपने बिजनेस में शमूलियत की ऑफ़र कर दे? देखो रिमशा, मेरा माइंड कभी भी बिज़नेस की तरफ नहीं रहा। मैं अपनी जॉब में रिलैक्स फील करता हूँ और अगर मुझे बिज़नेस की फील्ड में जाना होता तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। अबद ने अभी तक ज़बत का दामन नहीं छोड़ा था। फिर बताओ, मेरी मोहब्बत में तुम क्या छोड़ सकते हो? जॉब नहीं, हाकी नहीं, घर वाले भी नहीं, तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरी मोहब्बत में अपनी किस अजीज़ चीज़ को छोड़ सकते हो? इसके लहजे में बच्चों जैसी ज़िद थी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। अबद मुस्कुराया। मैं कैसे यकीन कर लूँ? वो बेयकीन थी। और मैं कैसे यकीन दिलाऊं? अबद इसकी ख्वाबनाक आंखों में झांकते हुए बोला। पहले तुम मेरे फ़ोन से बहुत चिढ़ते थे, फिर इतनी जल्दी ये बदलाव कैसा? मुझे लगता है तुम शुभात और उबहम का शिकार हो। पागल, मोहब्बत सोच समझ कर या बाकायदा प्लानिंग से नहीं की जाती। मैं तो खुद हैरान हूँ, बिन देखे और बिन परखे और बिन जाने मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से मुतासिर होकर तुम्हें दिल में बसा चुका था। इसके लहजे की सच्चाइयों ने रिमशा के तमाम तर खदशे झाग की तरह बिठा दिए। इसे खुद पर नासा हुआ। रिमशा इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती रही, ऐसी नज़र से जो अबद के दिल को शिकंजे में जकड़ कर गोया उम्र भर के लिए कैद कर लेती। वो इसे अपनी मोहब्बत में इंतहा तक ले जाना चाहती थी, यूँ कि कभी अबद वापस मुड़ने की या पलट जाने की कोशिश भी करता तो वापसी के रास्ते के इसके लिए खोटे हो जाते। वो इसे अपने वजूद का आदी कर लेना चाहती थी। वो इसकी हर सोच, हर ख्याल और हर ख्वाब पर काबिज़ हो जाना चाहती थी। रिमशा इकराम भला चाहती क्या थी? इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? अबद जरार के दिल की हर धड़कन को अपने इख्तियार में कर लेना, या इसके सच्चे मोती जैसे दिल पर कोई भारी ज़रब लगाना? ये तो वक्त बता सकता था। खासी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुकी थी। अबद जरार इसकी मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल आया था। वो जानती थी अबद रिश्ता और ताल्लुक़ निभाने वालों में से है। फिर कुछ माह बाद अबद की तरफ से निकाह पर बेहद इसरार किया गया। यहाँ पर रिमशा की एक नहीं चली। इसके भाइयों और पापा ने अबद की बात पर सोच विचार के लिए भी वक्त नहीं लिया था। यूँ एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया और बहुत धूमधाम के साथ इनके निकाह का मुबारक फ़र्ज़ अदा कर दिया गया। रिमशा आज के दिन की मुनासबत से बहुत सजी सवरी थी। अरूसी लिबास, ज़ेवरात और मेकअप ने इसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। अबद की मामा और खाला के अलावा अनास लाला और हुरिया भाभी भी बेइंतहा खुश थी। खुद इसका दिल भी इस वक्त खुशी और मुसरत के आखिरी इंतहा तक पहुँचा हुआ था। निकाह के बाद रिमशा में बहुत सी तब्दीलियाँ नज़र आने लगीं। हत्ता कि अबद के घर वाले भी नोट करने लगे कि रिमशा की फ़ोन करने की रफ्तार में 3 गुना इजाफा हुआ था। तकरीबन हर 2 घंटे बाद इसका फ़ोन आता था और अबद उठकर अलग कमरे में चला जाता।
वो हफ्तावारी तातील पर भी इसे घर नहीं जाने देती थी। इसका ख्याल था कि घर वालों में के दरमियान अबद इसे बिल्कुल फरामोश कर देता है। वो तकरीबन हर रोज़ मिलते थे। अगर कभी अबद मसरूफियात की बिना पर जा नहीं पाता तो वो खुद आ जाती थी। अक्सर लोग इसकी किस्मत पर रश करते थे। इन रश करने वालों में सरफहरिस्त जाजिम, सोब और अली भी शामिल थे। जाजिम की अली के साथ खासी दोस्ती थी, बल्कि जाजिम की रिमशा के साथ भी खासी अंडरस्टैंडिंग नज़र आती थी, क्योंकि जाजिम और रिमशा आपस में कज़न भी थे। जब वो इकराम हाउस जाता तो अक्सर जाजिम से भी मुलाकात हो जाती। अब वो रवायती हरीफ़ों की तरह इससे नहीं मिलता था, बल्कि काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बातचीत होती थी। अबद की ममा का ख्याल था कि अबद के ईद के फ़ौरन बाद रिमशा को घर ले आए, मगर रिमशा न जाने क्यों टाल मटोल कर रही थी। इस दिन भी इसी बात पर दोनों के दरमियान तकरार हो गई थी। तुम अपनी मामा को अभी डेट फिक्स करने के लिए मत भेजना। इस दिन वो लॉन्ग ड्राइव के लिए शहर की सड़कें रौंद रहे थे। क्यों? अबद ने हैरत से पूछा। बस अभी मेरा मूड नहीं है, लहजे में बला की बेनियाजी थी। वाह, क्या कहने मोहतरमा के मूड और मजाज के। अबद तंजिया अंदाज में गोया हुआ। अच्छा, तंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। वो हुक्मिया अंदाज में उंगली उठाकर बोली। तुम जो कह रही हो वो नहीं होगा, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। अबद भी इसी के अंदाज में बोला। तुम ज़बरदस्ती करोगे? कर भी सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम मेरी मनगूहा हो। वो इसे छेड़ते हुए बोला। मैं इसलिए निकाह नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे जैसे पेंडू फ़ौरन हक जताने लगते हैं। इसने नखूद से नाक चढ़ाई। ये पेंडू आपकी चॉइस है। अबद ने गोया इसे चिढ़ाया था और वो चिढ़ भी गई। अब सारी ज़िंदगी सी बात के जानने देना, ये कोई गलत बात भी नहीं, मैंने ठीक ही तो कहा है। अब्बद ने कमाल इत्मीनान से कहा। तुम भला गलत कह सकते हो? बहरहाल मुझे अभी 2-3 साल तक रुखसती नहीं करानी, इसने हतमी अंदाज में कहा। क्यों, पीएचडी का इरादा है? मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जब डॉक्टर नहीं बन सकी तो फिर कुछ और क्यों बनती। ये तो पापा की ज़िद थी जो मैंने बमुश्किल ग्रेजुएशन कर लिया। इसका अंदाज़ अजीब सी तपश लिए हुए था। तो क्या डॉक्टर बनने का शौक़ था? प्लीज़ मेरे इस शौक़ का जिक्र मत करना। जब मैं किसी डॉक्टर को देखती हूँ या किसी डॉक्टर की तारीफ़ होती सुनती हूँ तो मुझे आग लग जाती है। वो एकदम चिल्ला उठी। इसका अंदाज़ अबद की समझ में नहीं आया। वो परेशान हो गया। अगर तुम कोशिश करती तो डॉक्टर बन सकती थी। प्लीज़ अबद, कुछ और बात करो, वो नागवारी से बोली। शादी की बात भी पसंद नहीं, स्टडीज़ की बात भी पसंद नहीं, तो फिर कौन सी बात की जाए? बेबसी से वो बोला। कोई बहुत अच्छी बात जो मेरा दिल खुश कर दे, जो मेरी अना और सुलगते दिल पर फवार बनकर बरसे, जो मेरे गुस्से को ठंडा कर दे या मेरे दिल में हमा वक्त भड़कने वाली इंतकाम की आग को बुझा दे। वो अजीब से टूटे फूटे लहजे में बड़बड़ाती चली गई थी। ये जो तुमने फ़लसफ़ा बिगाड़ा मेरी समझ में नहीं आया। ये फ़लसफ़ा तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकता, वो तलख हुई। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अबद ने कुछ सोचकर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। बताओ। वो मुतवज्जा हुई। तुम बहुत अजीब लड़की हो ऋषि। वो तो मैं हूँ, इसने इतराफ़ कर लिया। कुछ सरफिरी भी हो। तुमने सच कहा। वो ठंडे पानी की तरह सर्द हो गई। कुछ खपती भी हो, बिल्कुल दीवानी दीवानी भी लगती हो। पहले नहीं थी, जब से तुम्हें देखा बस दीवानी हो गई हूँ। कुछ और सोच के तुम्हारी तरफ आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना प्यारा दिल रखते हो। वो आहिस्की से बोली। कुछ पर इसरार भी लगती हो, एक पहेली हो। हाँ वाकई, इसने तस्लीम कर लिया। यार, इन्हें जी तस्लीम किया ना, रिवेंज दे विच ही आई सी ये कोल। इन्हें कोई इंतकाम लेना सी, हुण केड़ा लेना सी, वो देखने अगे। कुछ अनोखी भी हो, मानती हूँ। अजीब नहीं, अजीब तर हो। वो गोया गिरदान किए जा रहा था और रिमशा हाँ हाँ की मोहर लगा रही थी। अबद और रिमशा के दरमियान झड़प हुई थी। एक मामूली सी बात पर होने वाली ये लड़ाई संजीदगी इख्तियार किए जा रही थी। अबद के तो गुमान में भी नहीं था कि रिमशा इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा करने के बाद कता ताल्लुक भी कर लेगी। वो ना तो इसका फ़ोन सुन रही थी और ना ही मिलने पर रजामंद हो रही थी। वो फ़ोन कर करके तकरीबन थक चुका था और इकराम हाउस के चक्कर लगा लगा कर आजिज़ आ गया था, मगर वो थी कि कुछ सुनने पर तैयार ही न थी। इसकी नाराज़ी ने अबद को झंझोड़ के रख दिया। पूरे 4 दिन हो गए थे रिमशा का इसके साथ कोई राब्ता नहीं था। अबद को लगता था गोया इसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म होकर रह गया। अजीब सी बेकरारी ने इसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया था और इसी वजह से इसकी ऑफिशियल कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही थी। वो पूरा दिन दीवानों की तरह से फ़ोन करता रहता, मगर रिमशा ने कभी फ़ोन सुनने की जहमत गवारा नहीं की। कभी कभी तो अबद को लगता कि इसे मुस्तरब करके वो जानबूझ के कॉल अटेंड नहीं करती, महज अबद से बदला लेने के लिए, लेकिन वो भी तो इसकी बेचैनियों को खाते में नहीं लाता था। मगर इस वक्त बात भी तो कुछ और थी। इन दिनों अबद को यूँ लगता कि गोया रिमशा ने मनाने के अलावा दुनिया में कोई और मकसद इसके लिए नहीं बचा। इसने हर तरह की कोशिश करके देख ली। वो जानता था कि इसका महबूब बला का अना परस्त है। रिमशा की अना को तोड़ने की बजाय वो खुद को और भी इसके लिए नरम कर चुका था और ये रिमशा की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ओहो यार, वो गोया इन दिनों हवाओं में उड़ती फिर रही थी। फिर या वो अबद को आजमाना और परखना चाहती थी और इसने अबद को जैसा समझा था बिल्कुल वैसा ही पाया। वो जानती तो थी कि अबद इसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका, मगर इसकी रत जगहों की सुर्खियों से मुज़य्यन आंखें देखकर रिमशा को खुद पर नाज होने लगा था। और जब रिमशा को यकीन हो गया कि अबद ज़रा कभी वापस नहीं पलट सकता, तब इसने बड़े ही इत्मीनान के साथ अपने हाथ से अंगूठी उतार कर इसके हाथ पर रख दी। ये क्या है? वो चौंक गया था। वो इसे चौंकाती ही तो रही थी। तुम्हारी मम्मा की पहनाई गई अंगूठी, इसने इत्मीनान से कहा। मगर मुझे वापस क्यों कर रही हो? वो उलझन अमेज़ नज़रों से उसे देखने लगा। जाहिर है जिसकी चीज़ होगी इसी को लौटाई भी जाएगी। जिसे चीज़ दी जाए हम इसे वापस नहीं लेते।
अबद ने नागवारी दबाकर कहा, मैं ये ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती हूँ। इसकी बेनियाजियाँ अरूज पर थी। अबद कुछ देर इसकी तरफ संजीदगी से देखता रहा। ये ताल्लुक़ तुम्हारी ख्वाहिश पर जोड़ा गया था, मगर तुम्हारी मर्ज़ी पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये रिश्ता कभी नहीं ख़त्म करूँगा। जो रिश्ते हमारे बुज़ुर्गों ने बाहमी रजामंदी से जोड़ा, इसे मैं तुम्हारी नादानी की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। ये निकाह मेरी ज़िद की वजह से हुआ था और मेरी ख्वाहिश पर ही ख़त्म होगा। अंडरस्टैंड? वो एकदम भड़क उठी। खुश फहमी है तुम्हारी। इसने सर झटका। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो तिनक उठी। ये ना हो कि मैं अपने बाप को निकाह ख़त्म करने पर मजबूर कर दूँ। इसका अंदाज़ धमकाने वाला था। तुम कुछ भी करके देख लो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये कोई खेल या तमाशा नहीं। मोहब्बत की निकाह किया और फिर ख़त्म कर दिया। एने वैसे जुतियाँ बजनियाँ चाहिए रिमशानू ना, चावल जी ना हो गए थे। और तुम क्या करोगे? वही जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती। वो स्टीयरिंग व्हील को उंगलियों से बचा रहा था। क्या कर लोगे तुम? रिमशा अबद जरार को अगवा। वो इसकी गज़बनाक होती आंखों में झाँक कर बोला, क्या मतलब? वो चीखी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। वो गुस्से के आलम में डैशबोर्ड से अपना सेल उठाने लगी। आपके मोबाइल में क्रेडिट नहीं है मेरी जान, ये मेरा सेल ले लो। इसने जानबूझकर इसे चिढ़ाया। मुझे घर छोड़ दो। हरगिज़ नहीं। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। अबद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चिल्लाई। तो मार दो ना। वो शौक हो रहा था जबकि इसका पारा चढ़ता जा रहा था। मुठिया भेजे वो अबद को घूर रही थी। गाड़ी रोको, ये चलती गाड़ी ये रुक नहीं सकती। वो अनजान रास्तों की तरफ गाड़ी दौड़ाए ले जा रहा था। रिमशा बाजी उलटती देखकर सख्त मुतहविश हो रही थी। अबद तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। मैं तुम्हारे हाथों ज़ाया होने का दिल से ख्वाहिशमंद हूँ। रिश्ता तोड़कर भी तुम मानना चाहती हो, सो ऐसे ही मार दो। अबद की मखमूर सी आवाज़ ने एकदम रिमशा के अंदर खामोशियाँ उतार दी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप होकर रह गई और फिर जब बोली तो लहजा टूटा फूटा सा था। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? वो गोया ख्वाब की कैफियत में थी। इतनी से कहीं ज़्यादा। जहाँ तुम्हारी सोच की इंतहा हो जाती है, वहीं से मेरी मोहब्बत की शुरुआत होती है। क्यों सताती हो रिमशा? दिल को इतना आजमाइश मत डाला करो। मुझे घर छोड़ दो। रिमशा एकदम पूरी जान से काम गई। अपने घर ले चलूँ? वो शौकी से बोला, नहीं मेरे घर। तुम्हारा घर तो वो है जो मेरा है। इसने जताया। फ़िलहाल तो यही मेरा घर है और शायद हमेशा के लिए। रिमशा का दिल एकदम पूरी दुनिया से उचाट हो गया। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिनों के लिए। अबद ने एक बार फिर जताया। मुझे अभी शादी नहीं करना। वो मुतहविश सी बोलती रही। अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, तो अपना माइंड मेकअप कर लो ना। ईद रमज़ान के बाद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। अभी नहीं, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। सॉरी जान, ये वक्त आपके हाथ से अब निकल चुका है। अबद ने गोया हाथ झाड़ कर कहा, पहले सोचा था कि रमज़ान के बाद तुम्हें लेने के लिए आएंगे, मगर अब तुम्हारे अथरेपन की वजह से फ़ौरी फ़ैसला करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे तुम्हारे इस इनकार की वजह समझ में नहीं आ रही। अब के अबद काफ़ी नागवारी से बोला, मैं कब इनकार करी हूँ? मैं तो बस। वो एकदम घबरा गई। तो फिर तैयार रहना माय डियर वाइफ, मैं जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि इस रॉन्ग कॉलर के रंग बदलने का बिल्कुल पता नहीं चलता। न जाने किस जगह किस मोड़ पर डॉज दे जाए। वो शरारती अंदाज में कहता चला गया था। गाड़ी एक झटके के साथ रिमशा इकराम के गेट के सामने रुकी। रिमशा बहुत बोझल कदमों से बाहर निकली। ड्राइववे पर चलते हुए इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके कदम बहुत शिकस्ता थे। हालांकि वो जो चाहती थी वैसा ही तो हुआ था। वो अबद जरार को अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहती थी और वो दीवाना बन गया था। फिर रिमशा इकराम के दिल में इतने सुनाटे क्यों उतर आए थे? शायद ज़मीर की चुभन की बदौलत। ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। चवल जी ना हो गए थे। मनूस औरत, पागल औरत, पता नहीं चाहती क्या है। ईद के फ़ौरन बाद इसकी शादी की तैयारियां होने लगी थी। इसका तमाम गुस्सा, ज़िद, अक्कड़ और रोना धोना नाकाम साबित हुआ। मम्मी और पापा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बार बार के इनकार ने मम्मी जैसी नरम मिजाज को भी खासा मुश्किल कर दिया। तुम साइको केस होती जा रही हो ऋषि। बहुत दफ़ा तुम्हारे पापा को कहा था कि तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं। अजीब पागलपन है ये। पहले अबद के लिए मरी रही थी और हम इज्जत हाथों में लिए इसके घर चले गए कि लाडली बेटी की आंख के आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, और अब बिला वजह का इनकार। ये निकाह है, कोई खेल नहीं जो 1 घंटे के ड्रामे के बाद ख़त्म हो जाए। मम्मी प्लीज़, मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। इससे बात ही तो नहीं बन पाई थी। ये हमारा दर्द सर नहीं है। डेट फिक्स हो चुकी है, कार्ड्स बट गए हैं। सोसाइटी में हमें और इन शरीफ लोगों को क्यों जलील करना चाहती हो? मम्मी थक कर बोली। आजमाइश चाहे बेटे की सूरत में हो या बेटी की शक्ल में, माँ बाप को बिल्कुल ढाक कर रख देती है। भरा पूरा ख़ानदान है हमारा। तुम्हारी भाभियाँ, इनके मैके वाले, हम किस को जवाब देते फिरेंगे? जबकि अबद के लिए तुम्हारी पसंदीदगी किसी से ढकी छुपी भी नहीं। हालांकि जाजिम के लिए अपिया ने दहलीज पकड़ रखी थी, मगर मैंने और तुम्हारे पापा ने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा। हमने रिश्तेदारी में तुम्हारे दिल को कुर्बान नहीं किया। क्यों इतना सताती हो ऋषि? वो गोया बिल्कुल ढह गई थी। सॉरी मम्मी, मैं ऐसा चाहती तो नहीं, फिर भी न जाने क्यों मुझसे ऐसा वैसा हो जाता। गैर इरादी तौर पर मेरी शख्सियत में कमी क्यों है? मैं आम नॉर्मल लोगों जैसे क्यों नहीं? रिमशा सिसकने लगी। सच तो ये था कि वो इस शादी के लिए रजामंद थी ही नहीं। खेल खेल में वो आग के भांपड़ जला बैठी थी। इस आग की लपेट में खुद इसका अपना दिल जल जाएगा, ये तो रिमशा इकराम ने सोचा ही नहीं था। अगरचे हार तो वो चुकी ही थी, मगर इसकी अना इसे हार मानने नहीं दे रही थी। वो अबद को देख लेने के बाद इसकी मोहब्बत में मुब्तला ज़रूर हो गई थी, और ये सबसे बड़ा सच था। मगर वो इसके घर वालों के ख़िलाफ़ दिल में कीना रखती थी, और ये इससे भी बड़ा तलख तरीन सच था। अबद की मुख्तसर फैमिली के अफराद अव्वल रोज़ से ही रिमशा की नज़र में खुटकते थे। वो इनके खिलाफ़ दिल में नफ़रत और बुग़्ज़ रखती थी, और ये नफ़रत इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब इसे मुस्तकिल तौर पर इस घर में आकर रहना पड़ा। पहले रोज़ से ही इसने इन सब से काफ़ी सर्द रवैया रखा
वो लोग इसकी खामोशी और सर्द अंदाज को शर्म या झिझक पर महमूद कर रहे थे। सो मुतमिन भी थे, मगर शादी के दूसरे रोज़ ही इनका इत्मीनान जाता रहा। दुल्हन नाश्ता करने के लिए नीचे नहीं आ रही, किसी खातून ने इतला पहुँचाई थी। क्यों, क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? हुरिया नाश्ते के लवाजमात मेज़ पर सजा रही थी। आज नई नवेली दुल्हन के लिए खसूसी एहतमाम किया गया था। ये इस घराने की रवायत थी कि घर के अफराद हमेशा एक जगह बैठकर खाना खाते थे। नए आने वाले हर फर्द को भी अव्वल रोज़ से बावर करवा दिया जाता था ताकि वो भी बगैर झिझके घर वालों से घुल मिल सके। आज बेगम अदीला जरार भी काफ़ी पुरजोश थी और बहू के साथ किचन में बराबर काम करवा रही थी। हुरिया बेटा, तुम एक दफ़ा रिमशा से पूछ लेती कि नाश्ते में वो क्या लेना पसंद करेगी। वो इतने एहतमाम के बावजूद भी मुतमिन नहीं थी। मैं अभी पूछ के आती हूँ। हुरिया ने फरमा बरदारी से सारी लाकर कहा और फिर ऊपर आ गई। रिमशा उठ चुकी थी। नहाने के बाद हल्के फुल्के लिबास में बहुत शगुफ्ता और तरोताज़ा लग रही थी। लगता है अभी पूरी रात चांद तारों और गुलाबों की बातें ही करता रहे। माशाल्लाह से सरापा गुलाब ही बनी हुई हो। हुरिया ने शरारती अंदाज में से छेड़ा। ओह हो यार, आपने ठीक कहा, मुझे अभी की मोहब्बत पर फ़ख्र है। वो काफ़ी मकरूराना अंदाज में चहकी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए और हमेशा तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। हुरिया ने सद के दिल से कहा। वो इसकी तरफ देखे बगैर अपने सिल्की बालों में बड़े स्टाइल के साथ ब्रश फेरती रही थी। नाश्ते में क्या लोगी? हुरिया जिस मकसद के लिए कमरे में आई थी इसी के मुताल्लिक पूछने लगी। सिर्फ जूस, सेब और अनार मौजूद है। कौन सा जूस मंगवाऊँ? एप्पल जूस, वो बेनियाज से बोली। ओके, फिर तुम थोड़ी देर तक नीचे आ जाना। अनास और अब्बद भी जॉगिंग से वापस आ जाएंगे। नाश्ता सब इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना? हुरिया ने इसके चमकते गुलाबी गालों को छूकर प्यार से कहा और बाहर की जाने लगी जब रिमशा की आवाज़ सुनकर रुक गई। ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? हुरिया कतन समझ नहीं पाई। मतलब तो बहुत वाज़ेह है। मैं नाश्ते में सिर्फ जूस लेती हूँ और सो ऊपर भिजवा दीजिएगा। मुझे सबके साथ नाश्ता नहीं करना। इसने ब्रश हवा में उछाला था जो सोफे पर सीधा जा गिरा। हुरिया अभी तक उलझी हुई नज़रों से इसे देख रही थी, गोया वो इसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। यही हुरिया ने चाहिए सी यही बुरश चौक के ना दे सिर च मारे तेन स्वाद आ जाए तो सारी चीज़ों की समझ आई हुई चवल जी नू। मगर ऋषि, मम्मा चाहती है कि तुम भी नाश्ते में हमारा साथ दो। इस तरह तुम्हारी आदत भी पुख्ता हो जाएगी और आपस की मोहब्बत भी बढ़ेगी। हुरिया ने नरमी से वजाहत करना चाहिए, मगर रिमशा ने काफ़ी बदतमीज़ी से इसे हाथ उठाकर टोक दिया। मुझे आपस की मोहब्बत बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है। ऋषि, कुछ मसला है कि अभी ने कुछ कहा है? हुरिया बुरी तरह से घबरा गई। जाहिर है अपनी कोई गलती तो इसकी नज़र में नहीं थी, सो इसका ध्यान फौरी तौर पर अभी की तरफ किया। अभी भला क्या कहेगा? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे इसकी मोहब्बत पर फ़ख्र भी है। इसका अंदाज़ बला का शहाना था। हुरिया को इसका अंदाज़ ज़रा भी निभाया, मगर वो फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करती रही। फिर आखिर मसला क्या है? मुझे भी नहीं बताओगी? वो मान भरे लहजे में बोली, मगर रिमशा को मान रखना भला कहाँ आता था। चवल जी कमीनी, अगर कोई मसला हुआ भी तो आप लोगों से हरगिज़ शेयर नहीं करूँगी। इस खुशफहमी में मत रहिएगा। इसने ना खुद से कहा। अभी तुम्हारा मूड नहीं ठीक लगता, फिर बात करेंगे। मैं भी फ्रेश जूस भिजवाती हूँ। हुरिया ने बला के जब्त का मुजाहिरा किया था और फिर उलझी सी नीचे आ गई। मतलब पूछे तेरी औकात थी कि एवं अपने आप तो बाहर हो ही जा रही। मिसेज अदिल्ला ने बगैर मुड़े हुरिया की मौजूदगी महसूस करके पूछा। ऋषि नहीं आई? मम्मा वो भी तैयार हो रही है। हुरिया से फौरी तौर पर बात नहीं बन पाई। नाश्ते में क्या लगी? इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो अपने बच्चों की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती थी। सिर्फ एप्पल जूस। हुरिया फ्रिज खोल के सेब निकालने लगी। भला इस लिक्विड से पेट भरेगा? मैं एप्पल पाए या फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। मम्मा वो सिर्फ जूस ही पीती है। हुरिया ने आम से हल्के फुल्के लहजे में कहा था ताकि वो कुछ समझ ना पाए, वरना तो हुरिया का दिल रिमशा की बातों से खासा बुझा हुआ था और वो अपने तासुरात पर काबू पाए खासी बशाशत का मुजाहिरा कर रही थी। इसी पल अबद और अनास भी आ गए थे। नाश्ते में कुछ मिलेगा? अबद सीधा किचन में आ गया, जबकि अनास अपने बेडरूम में फ़्रेश होने के लिए चला गया। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, मगर पहले आप फ्रेश हो जाइए। हुरिया ने बशाशत से कहते हुए जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। जाते जाते अपनी बेगम के लिए जूस भी लेते जाइए। बेगम खुद ही नीचे आ जाएगी, मुझसे इतना तरद्दुद नहीं होता, इसने मसनूई काहिली से कहा। यह कोई पहाड़ नहीं जिसे उठाकर नहीं ले जा सकते। हुरिया ने ज़बरदस्ती गिलास इसके हाथ में थमा दिया। वो बुरे बुरे मुंह बनाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो बजते म्यूज़िक ने इस्तकबाल किया। वो ठंडी सांस भरते हुए बोला, सुबह हो गई है मोहतरमा, तुम कहाँ थे? वो अबद को देखकर खिल उठी। देख नहीं रही, पसीने में नहा कर आया हूँ। वो भीगी गीली शर्ट को खींच कर उतारते हुए बोला। तो फिर जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ और तुम नीचे जाने की तैयारी पकड़ो, मैं अभी आया। वो उसके गाल पर चुटकी भरकर शरारती नज़रों से देखते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो रिमशा अभी तक म्यूज़िक सिस्टम से छेड़छाड़ करने में मसरूफ़ थी। चलो नाश्ता कर लो। वो बालों में ब्रश करके सीधा इसकी तरफ आया। मुझे भूख नहीं, ना सही साथ देने के लिए तो चलो। वो इसके हाथ से कैसेट पकड़ कर रैक में रखते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, सोना है। रिमशा ठनकी। मुझे भूख भी नहीं है, चलो हमारे नवाले गिनती रहना। वो इशरार कर रहा था, ये काम मैं नहीं कर सकती। एक दफ़ा नीचे चलो, मम्मा से मिलकर आ जाना, फिर सारा दिन सोती रहना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भी नहीं। वो मानी खिसी से मुस्कुराया। मम्मा साल भर के लिए कहीं जा रही हैं जो इनसे मिलने के लिए जाना है? रिमशा बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। उफ़, सलाम करने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे घर में बुजुर्गों को सलाम करने का रिवाज नहीं है? नहीं। वो स्पाट लहजे में बोली। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तरीका सिखा दूँगा। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर नरमी से कहने लगा, मुझे नहीं सीखना, कुछ और सिखा दो। वो ज़िद्दीपन से बोली, अते चंड मारे इनू तो इनका मुँह परले पासे ला रहे थे, यार चंड मारना सिखा दे इनू। मसलन क्या? जहाज़ उड़ाना ही सिखा दो या फिर हॉकी। तुम्हें मम्मा की ट्रेनिंग में छोड़कर जाऊँगा, कुकिंग सीख लेना। भला जहाज़ उड़ाकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुकिंग से मुझे सख्त एलर्जी है अभी। वो चीख पड़ी। हाय, फिर तो भूखा मारोगी। अबद ने गोया दहाई दी। तुम खानसामा रख लेना, मशवरा मुफ्त में हाजिर था। और तुम्हें किस लिए इतना खर्चा करके लाया हूँ?
वो इसकी नाक दबाकर बोला, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा कोई काम करूँगी। रिमशा ने लाड जताया। नहीं जी, मैं इतना खुशफहम भी नहीं हूँ। खैर छोड़ो इस बात को, नीचे चलो, मुझे सख्त भूख लग रही है और चूहे मेरे पेट में हॉकी का मैच खेल रहे हैं। वो इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उठाते हुए बोला, सच्ची अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ ना, मुझे सोना है। इसने गोया इल्तिजा की थी और अबद को भी इसकी गुलाबी नींद से बोझल आंखों को देखकर तरस आ गया। अबद ने भी ना सारे मुरीदीन रिकॉर्ड तोड़ने, बाद सामने की गतानी देने सिर फाड़ के रोना। ओके मेरी जान, तुम आराम से सो जाओ। वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि रिमशा बेड पर गिरकर खुलकर मुस्कुरा दी। वो अबद के घर वालों पर जता तो चुकी थी कि इसकी नज़रों में इनकी मुकद्दर ज़रा भर भी नहीं। वलीमे के बाद ज़िंदगी मामूल पर तो आ चुकी थी, मगर अबद की अभी बहुत सारी छुट्टियां बाकी थी और वो सोच रहा था कि इन छुट्टियों को किसी खाते में लगा दिया जाए। वो वलीमे से 10 रोज़ बाद की बात थी। इस दिन रिमशा भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। चूँकि छुट्टी का दिन था, सो अनास लाला, हुरिया भाभी भी घर में थे। हमेशा की तरह हुरिया मामा और खाला के साथ किचन में मसरूफ़ थी। मैना और अनास लाला न जाने किस बहस में उलझे हुए थे। अबद अखबार देख रहा था जब मम्मा मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजाते हुए बोली, हनीमून पे नहीं जाना तुम लोगों ने? वो अबद और रिमशा से बैक वक्त मुखातिब हुई। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। अबद ने फिलफौर अखबार तय करके एक तरफ रख दिया। तो कब जाना है? जब छुट्टी खत्म हो जाएगी। अनास लाला भी इसकी तरफ मतवजा हो गए थे। अभी कुछ फैसला नहीं किया कि जाना कहाँ है। अबद का अंदाज सोचता हुआ था। वो पैर से रिमशा के पैर को टोका देकर आंख के इशारे से भी कुछ बोलने का कह रहा था। नॉर्दर्न एरियाज चले जो घूमने फिरने के लिए हमारे मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरी जगह मुझे तो नज़र नहीं आती। हुरी और खाला भी कुर्सी पर बैठ गई। तो फिर ठीक है, मैं इंतजामात करवा देता हूँ। अनास ने तायद तलब नज़रों से अबद की तरफ देखा। वो जो इस बात में सर हिलाने लगा था, एकदम रिमशा को बोलते देखकर खामोश हो गया। हमें नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जाना है। 140 मिनट पर तो देख चुकी हूँ। हर वेकेशन पर हम लोग घूमने फिरने के लिए सवात कराने जाते रहे हैं। आप बराह मेहरबानी हमारे लिए तरद्दुद मत कीजिए। मम्मी ने दुबई के लिए हमारे टिकट्स खरीद लिए हैं। हनीमून का ट्रिप मम्मी की तरफ से गिफ्ट होगा। वो काफ़ी खुरदर लहजे में बोली। अनास और हुरिया एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए, जबकि खाला और मम्मा हक्का बक्का थी। मैंने मुँह की तरफ नवाला ले जाते हाथ को वापस प्लेट तक ले आई। वहाँ बैठे सब अफराद को गोया सांप सूंघ गया। अबद ने माहौल में फैली कशीदगी को महसूस किया और फिर कदरे खफा से अंदाज में बोला, ये बात तुम सलीके के साथ भी कर सकती थी। मुझे सलीके करीने नहीं आते। वो बदतमीज़ी से गोया भी। अबद का सबके सामने नरम अंदाज भी समझाना भी इसे बहुत बुरा लगा। नहीं आते तो सीख लो, अबद भी आवाज़ में बोला। वो नहीं चाहता था कि बात बढ़े, मगर रिमशा शायद बात को बढ़ाने के मूड में थी। नहीं सीख सकती, वैसे भी यहाँ के लोगों में बड़े करीने हैं। जस्ट शट अप रिमशा, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो खामोश रहो। अबद ने अपनी आवाज़ फिर भी बुलंद नहीं होने दी। मैं इसलिए इन लोगों के दरमियान ही बैठना चाहती, मिडिल क्लास दकियानुसी सोच रखने वाले बैकवर्ड लोग। तुम्हें यहाँ बैठना मुबारक हो, चाहे सुबह से शाम तक बैठो या फिर शाम से सुबह तक अपने कान भरवाते रहो। वो तलखी से कहती धुप धुप करती उठकर चली गई। वो सब दम बखुद से ज़्यादा देखते रहे। बहुत दिनों से मामा और हुरिया रिमशा की बदमजाजी को नोट कर रही थी। इसका उखड़ा उखड़ा सा अंदाज़, रूखा लहजा, न जाने इसके साथ मसला क्या था कि इनकी हर सीधी बात भी इसे उल्टी नज़र आती। वो कुछ कहती थी और रिमशा समझती कुछ और थी। अब तो वो अनास पर भी बात पर तंज़िए जुमले फेंक देती थी। घर में खाला और मैना के अलावा इन तीनों से तो इसने ख्वामखा का बैर बांध लिया था। ख़ुसूसन मामा से तो इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी भी कर देती। वो 10 दिन की नई नवेली ब्याता की अबद से भला क्या शिकायत करती। वैसे भी अभी तक वो इससे मजाज को समझ ही नहीं पा रही थी। न जाने वो चाहती क्या थी, इसकी ख्वाहिश क्या थी। क्या वो अबद पर सिर्फ अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती थी? वो इन सब से अबद को दूर करना चाहती थी। सुबह सुबह इस बदमज़गी की बात अबद का मूड बिगड़ गया था, मगर वो कब तक इससे नाराज़ रह सकता था। कुछ अनास लाला के समझाने बुझाने और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर करने पर वो रात को इसके सामने इसकी बदतमीज़ी को भुला कर ही आया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, इस वक्त वो रूठी रूठी सी बेड पर बैठी थी। इदा दी कुड़ियां नूं छित्तर पैने चाहिए। ओनू मनाने वास्ते चला गया, हुण होर सिर ते चढ़ा ला, बाद च फिर तेरे को सिर तो लानी मुश्किल हो जानी। इसे देखने के साथ ही चादर तान कर सोती बन गई, यानी मोहतरमा नाराज़गी जाहिर कर रही है। अबद को हंसी आ गई। वो इसके करीब बैठते हुए नरमी से बोला, ऋषि। इसने इसके चेहरे से चादर हटाई। मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं अभी, वरना बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी। रिमशा ने नागवारी का बरमला इजहार किया। तुम अच्छी तरह से कब पेश आती हो? अबद ने मासूमियत से पूछा। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो पास रखा तकिया मुंह पर रखना चाहती थी, मगर अबद ने इसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी, ज़रा अपने सुबह वाले लहजे पर गौर करना था। अबद ने नरमी से जताना चाहा। तुमने मुझे सबके सामने क्यों डांटा? वो नाराज़गी के दफ्तर से आ किए बैठी थी। वो इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ा। क्या डांटा था? अब मुकरना मत। रिमशा ने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। छोड़ो, इस बात को और सुलह कर लेते हैं। अबद अना को बीच में लाकर बात को तूल नहीं देना चाहता था। ये लाला की नसीहतों का भी असर था और वो खुद अपने दिल के हाथों मजबूर भी था। और दिल्ली काट के ना किसी पास सुट दे या किसी ने डोनेट कर दे, जिहड़ा चवल के पिछे पिया होया। जो ऋषि से नाराज़गी के लिए इन चंद घंटों में ही बुरी तरह से घबरा उठा था। मुझे तुमसे सुलह नहीं करनी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ऋषि जानू, माश की दाल मत बनो। अबद ने इसे गुदगुदाना चाहा। प्लीज़ अबद। वो इसकी पेशकदमी पर चिड़ी। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, पीछे हट कर बैठो। हम पीछे हटने वालों में से नहीं, जांबाज सिपाही हैं। दिल और जान और दिल की बाजी लगा रखी है, भला पीछे हटा जा सकता है? वो इसे जिज किए दे रहा था जैसे वो इसे जिज करके रख देती थी। डायलॉग्स तो कोई तुमसे सीखे, कम बोलते हैं मगर अच्छा बोलते हैं।
अबद ने इसके दोनों गाल ज़ोर से खींचे, तभी वो चीख उठी, जंगली इंसान, कुछ भी कह दो हमें मंजूर है। अब इसके बाल अबद के हाथों में आ चुके थे। रशी का जब नाक में दम हो गया तो उसने नाराज़गी ख़त्म करना ही मुनासिब समझा। तभी वो मज़ाहमत तर्क करके कदरे इसके करीब खींच लगाई। अबद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो मेरी जान। वो गोया निसार हुआ गया था। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ जाऊँगी, इसने बिलाकर कह ही दिया। ओके जनाब, कोई और हुक्म? वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी शिद्दतों का इतराफ़ बगैर झिझके कर रहा था। रिमशा गोया पूरी जान से मसरूर हो गई। अभी तुम कभी भी बदलना मत, हमेशा मुझे इसी तरह से चाहते रहना। अगर तुम ज़रा भी बदल के तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो इसे धमका नहीं रही थी बल्कि सच कह रही थी। वो इसी तरह शिद्दत पसंद थी, मोहब्बतों में भी और नफ़रतों में भी। अबद की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, सो वो वापस चला गया था। जाते जाते वो इसे भरपूर तसल्ली देकर गया था। मैं घर का बंदोबस्त कर लूँ, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। अबद की तसल्ली ने उसे मुतमईन कर दिया। इसने दौरान वो अपनी मम्मी से भी मिलाई थी। वो बेटी को मसरूर और शाद देखकर अंदर तक सरशार हो गई। रवायती माओं की तरह इन्होंने भी इसके घरेलू हालात के बारे में कुरेद कर पूछा। घर वाले ठीक है तुम्हारे साथ? अबद का रवैया कैसा है? ख्याल रखता है तुम्हारा? इसी तरह के छोटे छोटे सवालात के बदले में वो इन्हें मुतमिन करती रही। शुक्र है तुम कुछ तो नॉर्मल हुई। इनके दिल से सारे वसवसे दूर हो गए। कहाँ मम्मी, दिल ने जो बेइज्जती का दाग सजा रखा है वो इसी वक्त धुल पाएगा जब मैं भी वैसा ही एक दाग लगाऊं। वो पैर झिलाते हुए मज़े से बोली। मम्मी ने शायद सुना नहीं था, वरना इसका दिल ज़रूर धक से रह जाता। अकेली ने बिस्त कर देता, वैसे काबल ते बिस्ती दी है। चंद माह बाद वो अबद के साथ वापस इस्लामाबाद चले गई। तब इसने तुरुप का पहला पत्ता झाड़ फूंक कर एक पुराने बोसीदा लिफाफे से निकाला। इन दिनों अबद और वो हनीमून से वापस आए थे। अबद का मूड भी खुशगवार था और इसका खुशगवार तरीन। अबद का ख्याल था कि इन्हें कुछ दिनों के लिए घर वालों से मिलने के लिए जाना चाहिए, सो वो अबद की बात मान गई थी। वो घर आए तो हमेशा की तरह इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। यहाँ आकर अबद के पूछने पर ऋषि को ख्याल आया कि वो इन सब के लिए दुबई से लाए गिफ्ट इस्लामाबाद ही भूल आई थे। इन्हें आए दिन सिर्फ 2 घंटे हुए थे जब अबद को बैंक का कोई काम याद आ गया। अबद के चले जाने का यकीन करके रिमशा कदरे मुतमईन हो गई थी। घर की दोनों बुजुर्ग खवातीन के इधर उधर होते ही वो हुरिया के कमरे में चली आई। वो इसे देखकर खुश होगी। आओ ऋषि बैठो। इसने बेड पर ही अपने करीब इसके लिए जगह बनाई। सॉरी, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, उसने असली रूखे अंदाज में चबा चबा कर कहा। तो फिर? हुरिया ने इस्तफामी नज़रों से उसे देखा। मुझे आपसे ये कहना है कि अपने मजाजी खुदा तक हमारा एक मैसेज पहुँचा दीजिएगा। कैसा मैसेज? हुरिया कतन समझ ना पाई। ऋषि के अंदाज़ो बयान सब बदले हुए थे। अव्वल तो ये कि हमारे हिस्से की जो ज़मीन हड़प करके उन्होंने अपना क्लिनिक सेट कर रखा है, इसमें से हमारा हिस्सा दे। दूसरी बात यह है कि इस घर को चाहे बेच दें या चाहे तो अबद का जो हक बनता है वो इसे लौटा दें। तीसरी बात यह कि इस मामले की हवा अबद को नहीं लगनी चाहिए, वरना मैं आप लोगों के साथ वो कुछ करूँगी जो आपके गुमान में भी नहीं होगा। इसकी आवाज़ में अजीब सी फनकार थी। हुरिया बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। इसी पल दरवाज़ा खुला और मिसेज़ अदीला जरार अंदर दाखिल हुई। पहले तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? इनकी आवाज़ से, इनके तासुरात से रिमशा को अंदाज़ा हो चुका था कि वो इसकी तमाम बातें सुन चुकी है, मगर इसे कौन सी परवाह थी। वो इनके सामने बेखौफी से खड़ी होगी। अबद, आपका दिल है ना? मैंने आपका दिल चुरा लिया। तुम चाहती क्या हो? बेगम अदीला गोया लरस कर रहेगी। मैं आपके और अनास के दिल को बहुत कारी ज़रब लगाना चाहती हूँ। मेरा मकसद भी यही था कि अनास के दिल को कोई गहरी चोट लगाऊं, ताकि उम्र भर वो इस दर्द को महसूस करके बिलबिलाता रहे। फिर मुझे खबर हुई कि अनास का दिल तो अबद है, सो मैंने इसे सीढ़ी बना लिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे अबद से मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ मेरा मंसूबा कुछ नाकाम होने लगा, मगर अनास से इंतकाम और नफरत ने मुझे हर शय से बेनियाज कर दिया। मुझे अनास के गरूर को तोड़ना था, इसका सर झुकाना था, और जिस मरतबे पर इसे नाज है वो मरतबा और मुकाम अपने पैरों में देना था। फिर मैंने सोचा कि मेरा इंतकाम तो अबद की सूरत में पूरा हो ही जाएगा, जब मैं इसे हमेशा के लिए आप लोगों से छीन कर ले जाऊंगी, और मैं ऐसा करके रहूंगी। इसके लफज से शरारे फूट रहे थे। इसकी बात खत्म होते ही बेगम अदीला के वजूद में गोया हरकत हुई। वो सदमे की कैफियत में चलती हुई इस तक आई और फिर उन्होंने इसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ दे मारे थे। ऐन इसी लम्हे अबद ने कमरे में कदम रखा। मामा, ये आप क्या कर रही हैं? अबद इस मंजर को देखकर गोया जम गया। अभी ये लड़की धोखेबाज है, इसने तुम्हें फरेब दिया, ये तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएगी। ये अनास से बदला। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी, जबकि रिमशा मुसलसल रोए जा रही थी। इसे एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ कि अबद माँ के आंसुओं से मुतासिर होकर सारी कहानी जान लेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। रिमशा इकराम एक ज़हीन ऑफिसर को धोखा देने में कामयाब हो गई थी। वो सिसकते हुए इसके कंधे से आ लगी। वो अबद को माँ की तरफ मतवजा नहीं होने देना चाहती थी। प्लीज़ अबद, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। वो मुसलसल चीख रही थी। हाँ अबद, इसे वाकई यहाँ से ले जाओ। अगर ये इधर से ना गई तो हमारा दम ज़रूर निकाल देगी। हुरिया ने सुरखते लहजे में इल्तजा की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कुछ पल पहले यहाँ कौन सा ड्रामे का सीन चल रहा था? वो हुरिया की तरफ देखते हुए जहरखंद लहजे में बोला। तुम अपनी बीवी से ही तफसील पूछ लो, हमारी सच्चाई तुम्हें झूठ लगेगी और इसके झूठ में भी तुम्हें यकीन आ जाएगा। हुरिया तलखी से कहती हुई मम्मा की तरफ मतवज्जा होगी। अबद, इससे कहो हमारे घर से चली जाए, ये तुम्हारे काबिल नहीं हो सकती। मम्मा गोया थक कर बोली। अबद, आओ चले, हम अपने घर चले। वो इसका बाजू थाम कर इल्तजाई अंदाज में बोली, और फिर वो दोनों एक साथ बाहर निकल गए। बेगम अदीला जरार बस पथराई नज़रों से इन्हें जाता देख रही थी।
वो अपनी छोटी सी जन्नत में बेहद मगन थी। अबद की हमराही में से कोई पछतावा छूकर भी नहीं गुजरता था। और सच्ची बात तो ये थी कि हमेशा की तरह बदला लेकर मुतमिन हो चुकी थी। ये अक्सर भुला चुकी थी कि वो अबद तक किस मकसद के हसूल के लिए आई थी। इसे याद था तो बस इतना कि अबद से अपने आप से भी बढ़कर मोहब्बत हो गई। वो ऑफिस जाता तो पहले की तरह कई मरतबा फ़ोन करती, मैसेजेस में इसका हाल अहवाल पूछती रहती। इसे अपनी माँ का घर तो भूल ही चुका था, पापा के घर की आसाइश और आराम सब भुला चुकी थी। वो इस छोटे से सरकारी क्वार्टर में बहुत खुश थी। अबद के अपने घर वालों से ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। दिल ही दिल में रिमशा इस वजह से खासी मुतमिन थी। वो अबद को छुट्टियों पर भी घर नहीं जाने देती थी। जब भी वो जाने का इरादा करता, रिमशा को कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता। कभी शदीद घबराहट और कभी ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता। गुजरते वक्त के साथ साथ इसके दिल से अबद के घर वालों की नफरत भी खुद ब खुद कम हो रही थी, मगर वो फिर भी अनास और अबद को एक साथ बैठा नहीं देख सकती थी। इसे बहुत मुसरत महसूस होती जब वो अनास की फ़ोन कॉल के जवाब में ये मैसेज कर देती, रॉन्ग नंबर, अबद यहाँ नहीं रहता, आइंदा इस नंबर पर कॉल मत करें। इसने अबद की गैर मौजूदगी में अनास को कई मरतबा दरवाजे से वापस लौटा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अनास और अबद कभी इकट्ठे बैठ सके। अपने तीन वो अनास के लिए यही सज़ा मुंतखब कर चुकी थी। इस बात से बेनियाज के कभी कभी जीती बाजी भी हार से दो चार हो जाती है। ये भी एक आम से छुट्टी का दिन था। आज अबद ने सोब की फैमिली को दोपहर के खाने पर मदऊ किया था। मेहमानों को रुखसत करने के बाद वो मुलाजमा के साथ किचन समेटकर अपनी मम्मी के घर आ गई। मम्मी के घर में भी खासी रौनक लगी हुई थी। इसके भाई और भाभी कराची से आए हुए थे। सो वक्त गुजरने का पता नहीं चला। कुछ देर बाद जाजिम भी चला है। बहुत अरसे बाद रिमशा से मुलाकात हुई थी। अबद जरार साहब का क्या हाल है वाल है? तुम तो यूँ पोस्ट कर रहे हो गोया तुम्हारी अबद से मुलाकात नहीं होती। रिमशा ने उसे घूर कर देखा। कभी कभी जिम में टाकरा तो हो ही जाता था। हाँ, आजकल हमारा कोई मैच नहीं हो रहा। जब से इसकी शादी तुमसे हुई है बस तुम्हारा ही होकर रह गया। मुझे तो अबद के अलावा किसी और के खिलाफ हॉकी खेलने में भी मज़ा नहीं आता। जाजिम ने सच्चाई से कहा। तुम दोनों एक दूसरे के हरीफ जो हुए। वो हंस रही थी। सो तो है। बहरहाल तुम्हारी गद्दारी से मैं खासा जला बैठा था। क्या मतलब? वो समझ नहीं पाई। जब से अबद तुम्हें मिल गया तुम हमें तो भूल ही चुकी हो। जाजिम शिकवों की पिटारी खोल बैठा। अब मैं तुम्हारा अचार डालूं? अबद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने और पल पल की रिपोर्ट लेने के लिए तुम्हारी खिदमत देती थी। अब जबकि मेरा काम हो चुका तो और तुम मतलब प्रस्तों की तरह अपना मुंह दिखा चुकी हो। जाजिम ने मुंह बनाकर कहा। रिमशा हंस हंस के बेहाल होगी। अच्छा खासा डॉक्टर अनास से बदला लेते लेते इसके भाई पर आशिक हो गई और मैं बेचारा मुफ्त में मारा गया। जाजिम का तासुफ किसी तौर कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर अनास के लिए तो अब भी मेरे अंदर जहर भरा है। इन्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती और इनके मारे गए वो 2 थप्पड़ तो मुझे तमाम उम्र नहीं भूल सकते। चलो अब जाने भी दो खूनख्वार बला। कभी किसी को माफ़ भी कर दिया करो। हर किसी से बदला लेने पर तुल जाती हो। जाजिम का अंदाज ना से आना था। डॉक्टर अनास को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। इनकी वजह से मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया, बल्कि मुझे डॉक्टर लफ़ज़ से नफरत हो गई। वो तनफ़्फ़ुर से बोली। अबद की खातिर ही माफ़ कर दो। कहते हैं मोहब्बत का ज़र्फ़ बहुत वसी होता है। मैं नहीं कर सकती। इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया था और देखो मुझे पहचान तक नहीं पाए। ज़ाहिर है इतने बेशुमार स्टूडेंट्स में से भला वो किस किस का चेहरा याद रखते हैं, मगर देखो मैं डॉक्टर अनास को पहली नज़र में ही पहचान गई थी। और अबद को देखकर तो यूँ लगता था गोया कुछ साल पीछे की तरफ सफ़र करो तो डॉक्टर अनास मुजस्सम खड़े नजर आए। वो बगैर रुके मुसलसल बोल रही थी। इस बात से बेनियाज के एक तीसरा वजूद भी इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फ़र्ज़ करो ऋषि, अगर किसी दिन अबद को पता चल जाए कि तुम इसके करीब इसलिए आई थी कि ताकि बदले के तौर पर अबद को इसके भाई और फैमिली से दूर कर दो, या फिर वो जान जाए कि तुम इसे फ़ोन पर इसीलिए सताती रहती थी ताकि एक दिन वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो जाए, वो तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि एक दिन अगर तुम कहो कि अबद अपने घर वालों को छोड़ दो तो वो तुम्हारे कहने पर इन्हें छोड़ भी दे। फ़र्ज़ करो ऋषि, अगर तुम्हारी मोहब्बत का ये दायरा किसी दिन अबद तोड़ दे, वो इस हिसार से निकल जाए जो तुमने इसके इर्द गिर्द खींच रखा है, वो तुम्हारी फितरत को समझ जाए कि तुम बला की कीना परवर हो, मुंतकिम मजाज हो, तो वो फिर सोचो तो सही तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो तुमसे नफरत करने लगा था। जाजिम के लफ्ज़ों के कोड़ों ने रिमशा को दहला दिया था, मगर अपनी फितरत के ऐन मुताबिक भड़क उठी। मैं क्यों ऐसा फ़र्ज़ करूँ? तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। अबद क्यों मुझसे नफरत करेगा? अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। ये शिद्दत पसंदी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी ऋषि। जाजिम इसे समझाना चाहता था, मगर वो गुस्से से भुनाती हुई उठकर बाहर निकल आई और गोया इसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। इसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। हलक से घुटी घुटी चीखें बरामद होने लगी। इसने बैरूनी गेट से अबद जरार को बाहर जाते निकलते देख लिया था। इसके कदमों की धमक से अपने दिल पर सुनाई दे रही थी। अबद इंडिया आसानी ना माफ़ कर दी। तू तो वैसे ही उत्ते फिदा होया, पूरे तो डुलियां ही पे हैं यार। ऐसे हर नावल में हम कहते हैं कि हीरोइन को कहते हैं कि हीरोइन हीरो ने ना माफ़ करी तो वो बेचारी कर देनी, तो मैंने हीरो भी बड़ा बेचारा जहा लगता पे, इन्हें भी कर देना आसानी ना माफ़। और वो सचमुच इससे बददिल हो गया। तो जो कुछ वो सुन चुका था इसकी गैरत के लिए ताज़े आने से कम नहीं था। मैं एक औरत के हाथों बेवकूफ़ बन गया। बस इसी सोच ने इसके जहन को मुंतशिर कर दिया। ऋषि ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे मेरे बाप जैसे शफीक भाई से बदजन कर दिया, मुझे मेरी माँ का नाफरमान बना दिया, मुझे मेरे अपनों से जुदा कर दिया। एक औरत की झूठी मोहब्बत ने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अब्बद जरार को लूट लिया। या जो दूसरों की बातों में आके अपने माँ बाप से इस तरह करते हैं तो फिर इतना तो होता ही है। इसी शरियाने गोया फट रही थी। इसे मामा के इन थप्पड़ों का राज सब पता चला था और बेख्तियार इसके दिल ने ख्वाहिश की कि मामा रिमशा को इस वक्त थप्पड़ ना मारती बल्कि इसका गला ही दबा देती, ताकि इसे इतनी बड़ी धोखाधही और गलत बयानी पर कुछ तो सज़ा मिलती। वो हैरान था कि कोई लड़की इस कदर मुंतकिम मिजाज और कीना परवर भी हो सकती है जो अपने उस्ताद की एक गलती को नज़रअंदाज या माफ़ नहीं कर सकी। वो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं थी। 7 साल पहले जब अनास जरार
MBBS के करके अभी फ़ारिग हुए थे। इनके एक दोस्त के वालिद ने अपने ज़ाती कॉलेज में इन्हें पढ़ाने की पेशकश की थी, सो वो वहाँ पढ़ाने लगे। इन्हीं दिनों की बात थी जब एक लड़की इस्लामाबाद से आई थी, बला की नकरीली, नाजुक अंदाम, मगरूर और अपनी मैम को बुलंद रखने वाली। वो FSC के बाद मेडिकल कॉलेज में जाने का इरादा रखती थी और डॉक्टर से किसी कुछ खास किस्म की अकीदत थी, लिहाजा वो अनास जरार को बहुत पसंद करती थी। ताहम ये पसंदीदगी सिर्फ एक उस्ताद और फिर डॉक्टर होने के हवाले से थी। इसके तमाम हम जमात इस बात से वाकिफ़ भी थे। इसकी कुछ हम जमात लड़कियाँ इसकी खूबसूरती और जहानत से हसद में मुब्तला थी। इन्हीं के घनौने मंसूबे ने रिमशा को सबकी नज़र से गिरा दिया। इन्होंने रिमशा की तरफ से एक आमियाना सा मोहब्बतनामा लिखा और तस्वीरों के साथ अनास जरार को दे दिया। वो मोहब्बतनामे और इसकी तस्वीरों को देखकर सख्त मुश्तइल हो गए। उन्होंने पूरे कॉलेज के सामने रिमशा की ना सिर्फ बेहद बेइज्जती की बल्कि इसे 2 थप्पड़ों से भी नवाजा था। रिमशा के नज़दीक इन पर यह जुल्म हल्का नहीं था। वो अपनी तौहीन और ज़िल्लत पर पागल हो रही थी। फिर वो कॉलेज छोड़कर भी चलती गई थी। अनास भी अपने हाउसों में मसरूफ़ होकर इस वाक़े को भूल भाल गए। फिर वो मज़ीद तलीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। इस किस्से पर घर सालों की गर्द पड़ चुकी थी। अनास ने ये वाक़या इसे भी बताया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अरसे बाद वो लाला से इन 2 थप्पड़ों का इस तरह बदला लेगी। एक मुकम्मल और जामे मनसूबा बनाकर, एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ अबद जरार को अनास जरार से हमेशा के लिए जुदा कर देने का मनसूबा। वो बेहद मुश्तिल होकर सोच रहा था इन लम्हों, इन यादों और बातों को जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकता था। इसकी आंखों के सामने एक फ़िल्म चल रही थी। रिमशा का इस तक पहुँचना, वो फ़ोन कॉल्स के सिलसिले, वो मोहब्बत भरे नामे, वो इसके प्यार में ख़ुद को मिटा डालने की बातें और पागलपन की हदूद को छूती मोहब्बत जिस पर वो दिल से ईमान ले आया था। तो क्या वो एक फ़रेब को मोहब्बत समझ बैठा था? शुक्र कुछ अक्ल थी आई, लेकिन ठोकर खा के आई। वो आंखों के सामने आई आंसुओं की चादर को हटाने की कोशिश में सामने से आती सफ़ेद कार को नहीं देख पाया। बस एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर पूरे आलम पर सकूत तारी हो गया। पूरे 8 घंटे हो चुके थे। मुसलसल एक ही पोजीशन में अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में हर शय से बेनियाज बैठी थी। इसके लबों पर सिर्फ एक ही दर्द था, दिल की एक एक धड़कन और हर सांस अबद की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह इसे ज़िंदगी देना, मेरे मालिक, मैं इसकी जुदाई कभी नहीं सह पाऊँगी। मालिक, मुझे मेरे गुनाह पर ऐसी सज़ा मत देना जिसका बोझ मेरा वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दे। या अल्लाह, हम तेरे हकीर बंदे अक्ल और शऊर को खुद से दूर रखें, अपनी मनमानियाँ करते हैं। हम ना किसी को माफ़ करने का हौसला रखते हैं और ना ही ऐसा ज़र्फ़ ला सकते हैं, मगर ऐ मेरे अल्लाह, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, मुझे अबद की ज़िंदगी की भीख चाहिए, मुझे खाली मत लौटाना अपने। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे तेरी करीमी का वास्ता मेरे खाली हाथों को देख ले, मुझे गुनाहगार की फरियाद को सुन ले। उसने आंसुओं के गोया दरिया बहा दिए थे। बरसों का बुग़्ज़ था, कीना था, गुस्सा था, न जाने क्या कुछ था इन आंसुओं में जो बहता चला गया, धुलता चला गया। और जब इसने सर्दे से सर उठाया तो उसका दिल हल्का हो चुका था। अपनी गलतियों पर नदामत का एक एक अश्क बहाकर वो मुतमिन हो गई थी और ये इत्मीनान इस बात का इशारा था कि इसकी दुआओं की शर्फ कबूलियत हासिल हो गया है। अबद जरार की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। इसे होश आ गया था और ये खुशखबरी सुनाने वाले अनास लाला थे। वो इसके करीब बैठ के और फिर उन्होंने इसके सर पर अपना हाथ रख दिया। ऋषि लाला, वो इनकी आवाज़ सुनकर नदामत की दलदल में फिर से गिर पड़ी। लाला, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से अबद की ये हालत होगी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत जालिम हूँ, बहुत खुदगर्ज़ हूँ, मुझे माफ़ कर दे लाला। वो इनके कंधे से लगी फूट फूट कर रो दी। दौर लानत वैसे हुण तेरे रोंदे ते माफ़ी मंगन ते पहले यही लाला भैड़ा लगदा सी ते हुण जो अपने ते मुसीबत आई तो लाला बन गया। चबल जी। ऋषि गुड़िया, बस करो, खुद को संभालो। देखो अबद को होश आ गया, इसके सामने रोगी तो इसे तकलीफ़ होगी। वो इसका सर थपक कर मुसलसल तसल्लियाँ दे रहे थे और जो वो थोड़ा बहुत संभली थी फिर उन्होंने अपने मखसूस धीमे लहजे में बोलना शुरू किया। माफ़ी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। गलती किसी और की थी, दरअसल मेरी थी। मैंने जांच पड़ताल क्यों ना की, मैंने वजाहत क्यों ना तलब की। मुझे चाहिए था कि मौलम होने के नाते तुमसे बासपुर्स करने से पहले बात की तय में उतरता। तुम्हें बेइज्जत करना, तुम पर हाथ उठाना, ये सब मेरे जुर्म है। ऋषि, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि एक बच्ची मेरे फेल से दिल बर्दाश्त होकर मसीहाई जैसे प्रोफेशन से नफरत करने लगी। तुमने अपना ख्वाब अधूरा छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। वो लब कुचलते हुए शायद ज़बत की कड़ी मनाजिर से गुजर रहे थे। रिमशा के दिल में चुभा एक और कांटा भी निकल गया। लाला की वजाहत ने इसके दिल को पुरसकून कर दिया। अगर मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो जाता तो फिर मुझे अबद जरार कभी ना मिलता। अल्लाह ने मेरे एक ख्वाब को अधूरा करके मेरी ज़िंदगी की हर खुशी को मुकम्मल कर दिया, मगर मैं अपनी नादानी में समझ नहीं पाई। अगर आपकी वजह से मेरा दिल इस हद तक शिकस्ता ना होता तो फिर भला मैं अबद तक कैसे पहुंचती। आपसे इंतकाम लेने के जुनून ने मुझे अबद के बेहद करीब कर दिया। मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ। मुझे आपके तवस्सुल से सच्चे मोती जैसे दिल वाला अबद जरार मिल गया, जिसकी सोचों पर, ख्यालों पर, ख्वाबों पर सिर्फ मेरा ही कब्जा है। वो खुलकर मुस्कुरा दी। तभी इसने अपने इर्द गिर्द एक हजूम को देखा। वह हजूम इसके अपनों का था। इसकी मम्मी, पापा, भाभियाँ, अली, मोना, खाला, मैना मामा और हुरिया भाभी, वो सब अबद के साथ होने वाले हादसे की वजह से मुरझाए हुए थे। वो इस सारे हजूम को नज़रअंदाज करके अबद की माँ की तरफ बढ़ाई। इसकी आंसू, इसकी झुकी झुकी पलकें और जर्द चेहरे की तरफ देखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि बहुत मोहब्बत के साथ इसे बाजुओं में समेट लिया। यार एड्डा भी वैसे कोई की आला ज़रफ़ हो गया, ना कोई गल मारी, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई सज़ा दी। बस जी अबद साहब एक्सीडेंट करा के हस्पताल पहुँच गए तो 8 घंटे की सज़ा भी पूरी हो गई। कोई हाल नहीं।
मैं तुमसे हमेशा प्यार करना चाहती थी ऋषि, क्योंकि तुम मेरे अबद की मोहब्बत हो। इसी पर डॉक्टर ने अबद को रूम में शिफ्ट कर देने की खुशखबरी सुनाई। आप लोग बारी बारी इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने हिदायत दी। सबने इसे सबसे पहले घसीट कर कमरे में धकेल दिया। वो इस कदर शर्मिंदा थी कि अबद से नज़र भी मिलाने का हौसला नहीं था, मगर ये हिम्मत, ये हौसला तो खुद मिलाना ही था। वह खामोशी से इसे देखे गई। वो बोलती भी क्या, इसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी। ऋषि बस कर दो। वो बहुत देर से खामोशी से तकने के बाद धीरे से बोला, मगर इसके रोने में शिद्दत में इजाफा ही होता चला गया। अबद ने बेबसी से इसके आंसुओं को देखा। ऋषि, मैं उठकर तुम तक नहीं आ सकता, प्लीज़ खामोश हो जाओ। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मुझे माफ़ कर दो अबद। रिमशा ने अपने दोनों हाथ इसके पैरों पर रख दिए। इसके शफाफ मोती जैसे गर्म आंसू अबद के पैरों पर गिरे थे। वो तड़प कर रह गया। मैंने जो कुछ किया, मैं इस पर वो कुछ कहना चाहती थी जब अबद ने बेख्तियार से टोक दिया। मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं तलब कर रहा। भूल जाओ, मैं भी भूल गया हूँ। खुशी इस बात की है कि तुम्हारे दिल से नफरत का खात्मा हो गया। रिमशा इसके करीब चली आई। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? नहीं, वो सच्चाई से बोला। तुम मुझसे बदगुमान भी नहीं। न जाने वो कैसे यकीन दहानी चाहती थी। हरगिज़ नहीं, तुम मुझसे हमेशा मोहब्बत करोगे। अब वो इसके हाथों पर अपना हाथ रखकर गोया वादा ले रही थी। हाँ, अबद को हंसी आ रही थी। कभी बदलोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अबद खुलकर मुस्कुराया। अब मैं भी एक दो वादे ले लूँ? वो गोया इजाज़त तलब कर रहा था। हाँ, इसने मुस्कुराते देखकर ऋषि का दिल एकदम हल्का हो गया। तुम किसी से बदला तो नहीं लोगी? नहीं। गुस्सा तो नहीं करोगी? वो मुस्कान दबाकर पूछने लगा। नहीं। माफ़ करना और दरगुजर करना सीख जाओगी? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल। हमेशा ख्याल रखना चाहिए ऋषि कि हम कहीं आपके इंतकाम की लपेट में किसी का नाजुक दिल तो नहीं आ गया। दिल तो अल्लाह का घर होता है ऋषि, और अल्लाह का घर ढाने वाले अल्लाह के मुजरिम। वो इसकी गुलाबी कलाई को बेसाख्ता चुमकर कह रहा था, जबकि रिमशा का दिल बेख्तियार इस बात में हिल गया कि माफ़ करना अफजल तरीन अमल है, और वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेने का अहद कर चुकी थी। अबद की आंखों की रोशनियाँ रिमशा की आंखों में उतर आई थी, और इन दोनों ने इन रोशनियों की हमेशा कायम रहने की दिल से दुआ की थी। जी, तो गाइज़, आप लोगों का ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैनू वैसे नहीं एंड पसंद आया। एंड दे 2-4 वर्के होर होने चाहिए सी। हम पढ़ लेते थोड़ा सा और, लेकिन इसमें अबद को इसको थोड़ा सा तड़पाना चाहिए था, तो फिर इन्हू माफ़ी मिलनी चाहिए सी। इन्हू इन्नी आसानी ना माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए सी। नहीं, आप जलानी जी, तुसी चंगा नहीं किया। तुहानू 1-2 सफ़े होर लिखने चाहिए सी, या 1-2 सीन और लिख देती यार। इनते कोई तड़फाती तो सही। रिमशा बीबी ने एडे एडे कर ली, तो इन्हें लोगों को तड़पा दिता, तो इनू कुछ भी नहीं होया। चले, खैर, आपका नावल, आपकी मर्ज़ी, हम कहने वाले कौन होते हैं। खैर, बाकी ओवरऑल नावल अच्छा था इस चीज़ के अलावा। तो बाकी गाइज़, आप लोग अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आप लोगों को नावल कैसा लगा? मैंने तो अपनी राय का खुल के इज़हार कर दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू नावल। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।